ली चांगशेंग एक गुफा के अंदर गहरी मेडिटेशन में बैठा होता है। तभी अचानक उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें दिखता है कि उसका लेवल बढ़कर 100,000 हो चुका है। वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है और हैरानी के साथ कहता है कि वह 20,000 साल से भी ज्यादा समय तक सोता रहा। वह उठकर अपने पास सोए हुए व्हाइट बीस्ट को देखता है और सोचता है कि पता ही नहीं चला और 1 लाख साल बीत गए। फिर वह अपनी तलवार उठाता है और गुफा से बाहर निकलते हुए अंगड़ाई लेता है। मन ही मन सोचता है कि इतने लंबे समय में बाहर की दुनिया कितनी बदल गई होगी और वह खुद कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जैसे ही वह रास्ते पर आगे बढ़ता है तभी पहाड़ से एक विशाल मॉन्स्टर निकलता है जिसका नाम डीजी शुआनजिया बीस्ट है और वह गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे की, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर वह अपने बड़े क्लॉ से ली चांगशेंग पर हमला करता है। उसका वार सीधे ली चांगशेंग पर पड़ता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ली चांगशेंग को कुछ भी नहीं होता। उल्टा मॉन्स्टर का खुद का पंजा फट जाता है और वह घायल हो जाता है। मॉन्स्टर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि इस इंसान का शरीर आखिर किस चीज से बना है। वहीं ली चांगशेंग कैजुअली सोचता है कि चलते चलते इसने मुझे थप्पड़ क्यों मार दिया। डर के मारे मॉन्स्टर तुरंत कहता है कि यह सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन ली चांगशेंग सिर्फ एक नजर डालता है और उसी पल वह मॉन्स्टर ब्लास्ट होकर खत्म हो जाता है। ली चांगशेंग थोड़ा परेशान होकर सोचता है कि सिर्फ देखने से ही वह खत्म हो गया, अब तो पूछने का मौका भी नहीं मिला कि उसने हमला क्यों किया था। इसके बाद वह अपनी ताकत को सप्रेस कर लेता है ताकि आम लोगों से इंटरेक्ट कर सके और अपने पुराने सेक्ट चांगशेंग सेक्ट वापस जाने का फैसला करता है। फिर वह एक चाय खाना जैसी जगह पर बैठा होता है जहां एक स्टोरी टेलर लोगों को कहानी सुना रहा होता है कि एक इमॉर्टल ने चांगशेंग सेक्ट बनाया था और 7 अनाथ बच्चों को पालकर उन्हें ग्रेट एम्परर्स बना दिया। आगे वह बताता है कि उन 7 एम्परर्स में से बाकी सभी असेंडेंट हो गए, लेकिन लियू च्वांजी सेक्ट की रक्षा के लिए रुक गया और अब उसकी लाइफ एनर्जी खत्म हो रही है, जिससे सेक्ट भी धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। यह सुनकर ली चांगशेंग टेबल पर एक कॉइन रखता है और स्टोरी टेलर से कहता है कि वेकिंग वाली बात कहानी से हटा दो। स्टोरी टेलर कहता है कि उसके पास दूसरा वर्जन भी है, लेकिन ली चांगशेंग उसे डिलीट करने को कहता है और वहां से निकल जाता है, सोचते हुए कि झूठी अफवाहें कितनी दूर तक फैल चुकी हैं। इसके बाद वह चांगशेंग सेक्ट के गेट पर पहुंचता है जहां 2 गार्ड सो रहे होते हैं। वह उन्हें जगाकर कहता है कि ड्यूटी के दौरान सोना गलत है। गार्ड्स तुरंत तलवार निकालते हैं और उससे पूछते हैं कि वह कौन है और अंदर कैसे आया। ली चांगशेंग सीधा जवाब देता है कि वह शाओ यांग यानी लियू शुआनजी से मिलने आया है क्योंकि वह मरने वाला है और वह उसके लिए कॉफिन लेकर आया है। यह सुनकर डिसाइपल्स गुस्से में आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। पूरे सेक्टर के डिसाइपल्स मिलकर स्पेल्स और तलवारों से हमला करते हैं, लेकिन ली चांगशेंग के ऑरा के सामने सारे अटैक्स बेअसर हो जाते हैं और सिर्फ धूल उड़ती रह जाती है। वह आराम से सीढ़ियां चढ़ते हुए कहता है कि इनकी मार में कोई ताकत नहीं है। पुराने 7 डिसाइपल्स कम से कम हल्की खुजली तो महसूस करवा देते थे। दूसरी तरफ बूढ़ा लियू शुआनजी आसमान की तरफ देखकर दुख जताता है कि शायद चांगशेंग सेक्ट उसके हाथों खत्म हो जाएगा। तभी उसे दूर से ली चांगशेंग आता हुआ दिखाई देता है और वह सोचता है कि शायद मरने से पहले उसे अपने मास्टर की झलक दिख रही है। मेन कोर्टयार्ड में डिसाइपल्स ली चांगशेंग को घेर लेते हैं और वहां शाओ जुए और लो चिंगशुए भी पहुंच जाते हैं। शाओ जुए तलवार निकालकर पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तभी अचानक आसमान से तेज रोशनी गिरती है और लियू च्वांजी हवा में प्रकट होता है। वह सभी डिसाइपल्स को आदेश देता है कि तुरंत झुक जाएं और पीछे हट जाएं और बिना अनुमति कोई भी चांगशेंग हॉल में प्रवेश न करे। हॉल के अंदर पहुंचकर लियू च्वांजी सीधे ली चांगशेंग के पैरों में गिर जाता है और रोते हुए कहता है कि मास्टर, आप इतने सालों तक कहाँ थे। ली चांगशेंग शांत अंदाज में कहता है कि वह बस थोड़ा ज्यादा सो गया था। लियू च्वांजी शिकायत करता है कि बाकी सभी चले गए और वह अकेला ही सेक्ट का बोझ उठा रहा है। ली चांगशेंग कहता है कि बाकी 7 डिसाइपल्स ग्रेट एम्परर्स बन गए, लेकिन तुम सबसे पीछे क्यों रह गए। इस पर लियू च्वांजी बताता है कि बाकी सभी इमॉर्टल रेल्म चले गए, लेकिन उसे साथ नहीं ले गए। तब ली चांगशेंग उसे उसकी पुरानी आलस और ऐशो आराम वाली आदतें याद दिलाता है। फिर लियू च्वांजी विनती करता है कि मरने से पहले उसे इमॉर्टल मेडिसिन दे दी जाए। ली चांगशेंग उसे न्यूमिनस टर्टल शेल कॉफिन देता है और कहता है कि इसमें सो जाओ, इससे तुम्हारी सोल और बॉडी रीसेट हो जाएगी और तुम नई जिंदगी शुरू कर सकोगे। लियू च्वांजी तुरंत उस कॉफिन में चला जाता है और जाते जाते शाओ जुए और लो चिंगशुए को ली चांगशेंग के हवाले कर देता है और प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन भी हटा देता है। वह खुश होकर कहता है कि मेरा मास्टर वापस आ गया है, अब पूरी दुनिया कांप उठेगी। बाहर शाओ जुए और लो चिंगशुए आपस में बात करते हैं कि यह आदमी आखिर है कौन जिसके सामने एंसेस्टर ने भी कुछ नहीं किया।
लो चिंगसुए कहती है कि उसे यह आदमी जाना पहचाना लग रहा है, जबकि शाओजुए उसका मजाक उड़ाता है। लेकिन धीरे धीरे बाकी डिसाइपल्स को भी महसूस होने लगता है कि उन्होंने ली चांगशेंग का चेहरा पहले कहीं जरूर देखा है। शियाओजुए और लुओ छिंगशुए एक बहुत बड़े ग्लोइंग स्टैचू के सामने खड़े होते हैं, जो आसमान में बादलों और तेज रोशनी के बीच चमक रहा होता है। अचानक उस स्टैचू से बहुत तेज सफेद रोशनी निकलती है और कैमरा शियाओजुए की आंखों पर जूम करता है, जिससे उसकी हैरानी साफ दिखाई देती है। उसी समय चांगशेंग सेक्ट के ऊपर लगी प्रोटेक्टिव बैरियर एक जोरदार धमाके के साथ कांच की तरह टूट जाती है और शियाओजुए और लुओ छिंगशुए हवा में उड़ते हुए ऊपर उठ जाते हैं। दोनों सीधे मेन हॉल में पहुंचते हैं, जहां थ्रोन पर एक सफेद बालों वाला एंसेस्ट्रल फाउंडर बैठा होता है। शियाओजुए तुरंत झुककर सम्मान के साथ कहता है कि डिसाइपल शियाओजुए एंसेस्ट्रल फाउंडर को प्रणाम करता है और लुओ छिंगशुए भी झुककर वही सम्मान दिखाती है। उनके साथ बाकी सारे एल्डर्स और डिसाइपल्स भी एक साथ झुक जाते हैं। एंसेस्ट्रल फाउंडर उन्हें उठने का इशारा करते हैं और शियाओजुए मन ही मन सोचता है कि क्या यह फाउंडर अभी तक सो रहा था। फाउंडर थोड़ा थका हुआ सा अपना सिर पकड़कर कहते हैं कि आगे से सेक्ट के सारे मामलों की जानकारी उन्हें दी जाए और ऐसी शक्लें ना बनाई जाएं जैसे सेक्ट खत्म होने वाला हो। फिर वह पूछते हैं कि अभी ग्रेट एल्डर कौन है, तो शेन चिंगचंग आगे आकर बताता है कि वही सारे मामलों को संभाल रहा है। फाउंडर कहता है कि काम वैसे ही चलता रहे और जो समस्याएं हल ना हो उन्हें उसके पास लाया जाए। इसके बाद वह शियाओजुए और लुओ छिंगशुए को अपने साथ कल्टीवेशन करने के लिए कहता है। वह यह भी कहता है कि आगे से उसे फाउंडर की जगह मेंशु यानी सेक्ट मास्टर कहा जाए, क्योंकि फाउंडर कहना किसी पुराने मॉन्स्टर जैसा लगता है। इसके बाद शियाओजुए और लुओ छिंगशुए सेक्ट की हालत बताते हैं कि शेन चिंगचांग के अलावा कोई बड़ा एल्डर नहीं बचा है और स्पिरिट वेन्स और हर्ब गार्डन पूरी तरह सूख चुके हैं। फाउंडर दोनों की उम्र और कल्टीवेशन के बारे में पूछता है तो शियाओजुए बताता है कि उसकी उम्र लगभग 150 साल है और लुओ छिंगशुए की 142 साल और दोनों सुप्रीम रेल्म पर हैं। यह सुनकर फाउंडर अपने पुराने 7 डिसाइपल्स की छोड़ी हुई टेक्निक्स का जिक्र करता है, लेकिन लुओ छिंगशुए बताती है कि उन टेक्निक्स को समझना बहुत मुश्किल है। इस पर फाउंडर कहता है कि जब टेक्निक्स मौजूद हैं तो सिर्फ रिसोर्सेज की कमी है और रिसोर्सेज जल्द ही खुद उनके पास आएंगे। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, लाल रोशनी की किरणें गिरती हैं और आवाज आती है कि फेंटियनमेन की होली मेडन फेन यनरन आ गई है। शियाओजुए परेशान हो जाता है कि वह इस समय क्यों आई है, लेकिन फाउंडर मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है कोई गिफ्ट देने आया है। थोड़ी ही देर में फेन यनरन अपने एल्डर्स के साथ आती है और मजाक उड़ाते हुए कहती है कि चांगशेंग सेक्ट की बैरियर भी खत्म हो गई है और स्वांजी के मरने के बाद अब उनके पास कोई क्वाजी एम्परर भी नहीं बचा। वह हॉल के अंदर आती है और शेन चिंगचांग उससे पूछता है कि उसके आने का मकसद क्या है, तो वह बिना घुमाए सीधे कहती है कि वह शादी तोड़ने आई है। यह सुनकर शियाओजुए गुस्से में बताता है कि 2 साल पहले अलायंस के लिए उनके पेट्रियार्क ने क्वाजी एम्परर वेपन बिट्रोथल गिफ्ट के रूप में दिया था और अब जैसे ही पेट्रियार्क की लाइफ खत्म हुई यह लोग रिश्ता तोड़ने आ गए। वह कहता है कि यह पूरे ज्यूजो कॉन्टिनेंट में बहुत बड़ी बेइज्जती है। इसी दौरान फेन यनरन की नज़र थ्रोन पर बैठे एंसेस्ट्रल फाउंडर पर पड़ती है और वह उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाती है। सोचती है कि यह मेंशु की जगह पर बैठा हुआ आदमी आखिर है कौन। तभी फाउंडर आराम से कहता है कि अगर शादी तोड़नी है तो तोड़ दो, लेकिन क्वाजी एम्परर वेपन वापस करो। यह सुनकर फेंटियनमेन की एक बुजुर्ग फीमेल एल्डर आगे आती है और कहती है कि जो चीज दी जाती है उसे वापस मांगना लोगों को हंसी का मौका देगा, इसलिए वह गिफ्ट वापस नहीं करेंगे। इस पर फाउंडर शांत लेकिन ठंडे अंदाज में कहता है कि शादी भी तोड़नी है और गिफ्ट भी वापस नहीं करना, यह तो सीधा धोखा है। फिर वह बस हाथ का हल्का सा इशारा करता है और उसी पल वह बुजुर्ग फीमेल एल्डर राख बन जाती है। यह देखकर बाकी लोग दंग रह जाते हैं और एक दूसरा एल्डर चिल्लाता है कि तुमने हमारे एल्डर को मार दिया। फाउंडर बिना भाव बदले कहता है कि चांगशेंग सेक्ट से दुश्मनी करने की तुम्हारी औकात है और तुरंत वह दूसरा एल्डर भी एक पल में राख बन जाता है। तीसरा एल्डर यह देखकर डर के मारे कांपने लगता है, लेकिन फाउंडर उसे भी उसी तरह खत्म कर देता है। फेन यनरन पूरी तरह डर जाती है, उसकी सांसें रुक जाती हैं और वह सोचती है कि अगर उसने कुछ भी गलत कहा तो वह भी मारी जाएगी। तब फाउंडर उसे कहता है कि अपने पेट्रियार्क से कहना कि कल खुद आकर क्वाजी एम्परर वेपन वापस करे, वरना वह खुद वहां आएगा। इसके बाद वह साफ शब्दों में कहता है कि शादी टूट चुकी है और यह समझ लिया जाए कि शियाओजुए ने ही उसे रिजेक्ट किया है। फेन यनरन कांपते हुए कहती है कि वह समझ गई और फाउंडर उसे जाने का आदेश देता है। फेन यनरन वहां से भागते हुए निकल जाती है और मन ही मन सोचती है कि खूबसूरत आदमी सच में बहुत खतरनाक होता है। उसके जाने के बाद शियाओजुए और बाकी डिसाइपल्स खुशी से झुकते हैं और कहते हैं कि फाउंडर के रहते चांगशेंग सेक्ट फिर से अपने शिखर पर पहुंचेगा। दूसरी तरफ सीन फेंटियनमेन के हॉल में चला जाता है।
जहां उनका पेट्रियार्क गुस्से और हैरानी में होता है कि उसके 3 सेंट रियल्म एल्डर्स एक ही पल में मारे गए। वह गुस्से में कहता है कि चांगशेंग सेक्ट ने फेन यनरन के साथ गए तीनों एल्डर्स को मार दिया और यह हद से ज्यादा हो गया है। फंतियनमेन के हॉल में लाओजू जियांग यानरन से पूछता है कि क्या उसने अपनी आंखों से देखा कि ली चांगशेंग ने खुद हाथ उठाकर उनके तीनों एल्डर्स को मारा। जियांग यानरन जवाब देती है कि पहले एल्डर कैसे मारे गए उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वह समझाती है कि ली चांगशेंग ने बस हल्का सा हाथ हिलाया और 8वें एल्डर की पूरी बॉडी राख बनकर खत्म हो गई। इसके बाद वह बताती है कि 9वां एल्डर कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन ली चांगशेंग के सिर्फ घूरने से ही वह भी राख बन गया। यह सुनकर लाओजू कहता है कि यह तरीका किसी ग्रेट एम्परर का होता है। एक लाल बालों वाला एल्डर सवाल करता है कि क्या चांगशेंग सेक्ट में एक और ग्रेट एम्परर पैदा हो गया है। लाओजू कहता है कि शायद ऐसा नहीं है, बल्कि पुराने ग्रेट एम्परर्स ने दुश्मनों से लड़ने के कुछ खास तरीके छोड़ रखे होंगे। लाल बालों वाला एल्डर कहता है कि ली चांगशेंग ने बस पुरानी ताकत का दिखावा करके लोगों को डराया है और ग्रेट एम्परर की ताकत को सुप्रीम स्तर पर इस्तेमाल किया है। इस पर लाओजू कहता है कि चांगशेंग सेक्ट बाकी लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है और हम बीच में आ गए, इसलिए हमें कोई फायदा नहीं मिला। जियांग यानरान फिर कहती है कि उसे सच में लगता है कि वह ली चांगशेंग की अपनी ताकत थी। तब लाल बालों वाला एल्डर पूछता है कि क्या जुंडी वेपन वापस भेज दिया जाए। लाओजू फैसला करता है कि फिलहाल वेपन वापस भेज दो और बाकी सेक्स को चांगशेंग सेक्ट की ताकत खत्म करने दो, हम खुद आगे नहीं बढ़ेंगे। लाल बालों वाला एल्डर तीनों मारे गए एल्डर्स का बदला लेने की बात करता है, लेकिन लाओजू कहता है कि तब तक इंतजार करो जब तक वह खुद ग्रेट एम्परर लेवल तक ब्रेक थ्रू न कर ले। यह सुनकर लाल बालों वाला एल्डर खुश हो जाता है कि लाओजू जल्द ही ग्रेट एम्परर बनने वाला है। लाओजू बताता है कि वह 2 दिन बाद क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाएगा और आदेश देता है कि उसके दौरान कोई नई समस्या खड़ी न की जाए और वेपन तुरंत वापस भेज दिया जाए। जियांग यानरान उसकी बात मान लेती है। दूसरी तरफ ली चांगशेंग आराम से कुर्सी पर लेटा हुआ सोचता है कि फंतियनमेन उम्मीद से ज्यादा डरपोक निकला। वह थोड़ा अफसोस भी करता है कि कोई भी सेक्ट उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा और सब चुप हैं। तभी चांगशेंग सेक्ट का एक एल्डर आकर उसे चाय देता है और बताता है कि शेंचुमेन के लोग मिलने आए हैं। वह आगे बताता है कि शेंचुमेन एक नया जुंडी स्तर का सेक्ट है जो हमेशा से चांगशेंग सेक्ट के खिलाफ रहा है। वह यह भी बताता है कि शेंचुमेन में 2 जुंडी और 10 से ज्यादा सुप्रीम लेवल के एक्सपर्ट्स हैं और उनका रवैया काफी आक्रामक है। साथ ही यह भी कहता है कि यांग स्वानजी की डेथ के बाद वह लोग गलत इरादे से आए हैं। यह सुनकर ली चांगशेंग खड़ा होता है और कहता है कि उम्मीद है कि इस बार सामने वाले थोड़े मजबूत होंगे। हॉल के अंदर शेंचुमेन का यंग सेक्ट मास्टर चिंचो बैठा होता है। चिंचो खड़ा होकर ली चांगशेंग को नया सेक्ट मास्टर कहकर अपना परिचय देता है और मजाकिया अंदाज में स्वानजी की मौत पर अफसोस जताता है। वह शांति बनाए रखने की बात करता है, लेकिन ली चांगशेंग मन ही मन सोचता है कि यह आदमी बहुत दिखावा कर रहा है और पिटने के लायक है। अचानक ली चांगशेंग की आंखें चमकती हैं और वह ठंडे अंदाज में कहता है कि मेरे सामने झुके बिना खड़े रहने का मतलब मौत है। अगले ही पल चिंचो धुएं में बदलकर खत्म हो जाता है और उसके साथ आया एल्डर पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। वह डर के मारे चिल्लाता है कि बाकी लोग उसे अकेला छोड़कर न भागें, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। ली चांगशेंग शांत आवाज में कहता है कि मैं सवाल करूंगा और तुम जवाब दोगे, तब शायद तुम्हारी जान बच जाए। यह सुनते ही एल्डर खून की उल्टी करता है और घुटनों पर गिर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ली चांगशेंग एक ग्रेट एम्परर है। ली चांगशेंग उससे पूछता है कि वह लोग यहाँ क्यों आए थे। डर के मारे एल्डर सच बता देता है कि वे चिंचो के लिए शादी का रिश्ता लेकर आए थे। फिर वह यह भी बताता है कि चिंचो सेंटेस से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। ली चांगशेंग कहता है कि उसके लिए इतनी आसान मौत ही काफी थी। इसके बाद एल्डर असली सच्चाई उगलता है कि शादी का बहाना सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, जबकि उनके लोग चुपके से पश्चिम की 3 स्पिरिचुअल वेन्स पर कब्जा कर रहे हैं। ली चांगशेंग कहता है कि उसे पहले से ही शक था। तभी चांगशेंग सेक्ट का एल्डर आकर बताता है कि पश्चिम में मौजूद तीनों जगहों से संपर्क टूट चुका है। यह सुनकर ली चांगशेंग तुरंत आदेश देता है कि तीनों एल्डर्स उसके साथ चलें। सीन बदलता है और शाओजुए भागते हुए आता है। वह ली चांगशेंग को जंग चिंगशुए के साथ खड़ा देखता है और उसकी खूबसूरती से अंदर ही अंदर जलने लगता है। वह सोचता है कि ली चांगशेंग उसे इतनी गहराई से क्यों देख रहा है, जैसे उसे कुछ खोने का डर हो। गुस्से में शाओजुए जंग छिंगशुए से पूछता है कि शेंशुमेन का छिनशो कहाँ है जो रिश्ता लेकर आया था। वह कहता है कि अगर उसने जबरदस्ती की तो वह उसे बर्बाद कर देगा। जंग छिंगशुए शांत होकर कहती है कि तुम देर से आए हो। इसके बाद शाओजुए उससे कहता है कि वह उससे शादी न करे और उसके साथ कहीं दूर भाग चले।
लेकिन जांग छिंगशुए और उसकी सीनियर सिस्टर उसे तुरंत थप्पड़ और लात मारकर पीछे हटा देती हैं और साफ कहती हैं कि तुम भी कोई अच्छे इंसान नहीं हो। लिू यिमिंग अपने सिर को सहलाते हुए शियाओ शियोंग से पूछता है कि क्या चेंगशेंग सेक्ट ने उनके साथ रिश्ता जोड़ लिया है और क्या वह ज़ॉम्बी उस शाओ मेंजू से बेहतर नहीं है। इस पर शियाओ शियोंग हैरान होकर कहता है कि यह कैसे हो सकता है। फिर लिू यिमिंग शेंशु सेक्ट के लोगों के बारे में पूछता है कि उसे खबर मिली थी कि वे आ चुके हैं, लेकिन शियाओ शियोंग बताता है कि वे अब वहां नहीं हैं। इसके बाद लिू यिमिंग चंगशेंग सेक्ट के ग्रेट एल्डर शेन को झुककर सम्मान देता है और कहता है कि लियूयुन सेक्ट यांग सुएंजी एंसेस्टर के एहसान कभी नहीं भूलेगी और चांगशेंग सेक्ट के साथ मिलकर लड़ेगी, जिस पर एल्डर शेन उसका धन्यवाद करता है। लिू यिमिंग पास खड़े सफेद कपड़ों वाले व्यक्ति को देखता है और कंफ्यूज हो जाता है। तब शियाओ शियोंग बताता है कि यही उनके चांगशेंग सेक्ट के सेक्ट मास्टर हैं। लिू यिमिंग तुरंत झुककर अपना परिचय देता है और मन ही मन सोचता है कि यह आदमी कौन है। वह पहले भी कई बार यहाँ आ चुका है, लेकिन इस नए सेक्ट मास्टर को कभी नहीं देखा। सेक्ट मास्टर उसकी ग्रीटिंग स्वीकार करता है और फिर ग्रेट एल्डर शेन से पूछता है कि लिंगमाई का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन अभी काम कर रहा है या नहीं। ग्रेट एल्डर शेन बताता है कि उसने अपनी डिवाइन सेंस से जांच की है और टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को नष्ट कर दिया गया है। सेक्ट मास्टर तुरंत मैप मंगवाता है ताकि तीनों लिंगमाई की लोकेशन देख सके। लिू यिमिंग पूछता है कि वे लोग कहां जाने वाले हैं। तब शियाओ शियोंग बताता है कि उनकी 3 नई लिंगमाई पर शेंशु सेक्ट ने कब्जा कर लिया है। लिू यिमिंग हैरानी से पूछता है कि क्या सिर्फ 4 लोग ही जाएंगे और क्या वह और लोगों को बुला ले, लेकिन सेक्ट मास्टर साफ मना कर देता है। लिू यिमिंग कहता है कि उसकी कल्टीवेशन भी सुप्रीम स्तर की है और वह मदद कर सकता है। तब सेक्ट मास्टर उसे साथ आने की अनुमति दे देता है। लिू यिमिंग बताता है कि उसके पास एंसेस्टर द्वारा दी गई एक बहुत तेज फ्लाइंग शिप है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहे, सेक्ट मास्टर बिना किसी साधन के सबको सीधे डेस्टिनेशन पर टेलीपोर्ट कर देता है। लिू यिमिंग घबरा जाता है और शियाओ शियोंग से पूछता है कि अभी क्या हुआ। तब शियाओ शियोंग उसे कहता है कि कुछ मत बोलो, बस देखते रहो। ग्रेट एल्डर शेन बताता है कि यहाँ शेंशु सेक्ट के लोग मौजूद हैं और एक सुप्रीम स्टेज का प्रोटेक्टर भी है, लेकिन चांगशेंग सेक्ट के डिसाइपल्स और माइनर्स बिना किसी लड़ाई के निशान के गायब हैं। यह सुनते ही सेक्ट मास्टर बिना देर किए शेंशु सेक्ट के एक एल्डर को हवा में गले से पकड़ लेता है, जिसे देखकर लिू यिमिंग पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। सेक्ट मास्टर उससे पूछता है कि उनके चांगशेंग सेक्ट के लोग कहाँ हैं और क्या उन्हें मार दिया गया, लेकिन एनिमी एल्डर डर के मारे कहता है कि नहीं। जैसे ही वह आगे कुछ बताने की कोशिश करता है, उसके शरीर पर लगी स्पिरिचुअल रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो जाती है और वह काले धुएं में बदलकर गायब हो जाता है। सेक्ट मास्टर बताता है कि उस पर रिस्ट्रिक्शन लगी थी ताकि कोई राज बाहर न आए और फिर कहता है कि अब अगली लिंगमाई स्ट्रॉन्गहोल्ड पर चलते हैं। अगली जगह पहुंचकर सेक्ट मास्टर दूसरे एल्डर को पकड़ता है, लेकिन वह भी उसी रिस्ट्रिक्शन की वजह से फट जाता है। इससे सेक्ट मास्टर थोड़ा अनॉयड हो जाता है और कहता है कि अब सीधे उनके सेक्ट चलते हैं। लिू यिमिंग घबराकर कहता है कि इतनी जल्दी, क्या थोड़ी तैयारी नहीं करनी चाहिए या एंसेस्टर को बुलाना चाहिए, लेकिन सेक्ट मास्टर साफ मना कर देता है। सभी लोग क्लाउड्स के ऊपर शेंशु सेक्ट के सामने पहुंच जाते हैं। लिू यिमिंग मन में सोचता है कि सिर्फ 5 लोग पूरे सेक्ट पर हमला करने आए हैं। यह बहुत ज्यादा रिस्की है और वह जरूरत पड़ने पर यहाँ से भागने का सोचता है। वह शियाओ शियोंग से कहता है कि अपने सेक्ट मास्टर को समझाओ कि अकेले कॉम्बैट पावर पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन शियाओ शियोंग कहता है कि चुपचाप देखो और सीखो, यह हमारे फाउंडर हैं और हमें इन पर पूरा भरोसा है। लिू यिमिंग सोचता है कि सेक्ट मास्टर बेवकूफ तो नहीं लगता, लेकिन अगर हालात बिगड़े तो वह अपना टोकन इस्तेमाल करके अपने एंसेस्टर को बुला लेगा। इसी बीच सेक्ट मास्टर सोचता है कि चांगशेंग सेक्ट के डिसाइपल्स और एल्डर्स बिना किसी निशान के कहां गायब हो गए। लिू यिमिंग उसे बताता है कि शेंशु सेक्ट के चारों तरफ 6 लेयर्स की अरे फॉर्मेशंस हैं, जिनमें 3 अंदर और 3 बाहर हैं और हर लेयर अंदर की तरफ ज्यादा मजबूत होती जाती है। वह यह भी बताता है कि यह एक एम्परर लेवल अरे है जो एम्परर स्टेज के अटैक को भी कुछ समय तक रोक सकती है, और पूछता है कि क्या सेक्ट मास्टर के पास इसे तोड़ने का कोई वेपन है। सेक्ट मास्टर शांत होकर कहता है कि वेपन तैयार है, और जब लिू यिमिंग पूछता है कि कहाँ है, तो वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर दिखाता है। अगले ही पल सेक्ट मास्टर सिर्फ एक हाथ के इशारे से पूरी अरे बैरियर को तोड़ देता है। यह देखकर लिू यिमिंग पूरी तरह हैरान रह जाता है और कहता है कि यह तो कागज के जैसे कमजोर निकले, जबकि शियाओ शियोंग कहता है कि शायद उनके सेक्ट मास्टर जरूरत से ज्यादा ताकतवर हैं। अंदर से शोर की आवाजें आने लगती हैं कि कौन घुस आया है, और शेंशु सेक्ट के फाइटर्स हवा में आ जाते हैं। ग्रेट एल्डर शेन इस तरह के स्वागत को देखकर टिप्पणी करता है। लिू यिमिंग मन में सोचता है कि वह तो बड़ी लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन लगता है उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही शेंशु सेक्ट के डिसाइपल्स सामने आते हैं, सेक्ट मास्टर की ऑरा के प्रभाव से वे बिना छुए ही एक एक करके हवा में फटने लगते हैं।
यह देखकर लियो यीमिंग खुशी से चिल्लाने लगता है कि सब आते ही फट रहे हैं और भी आएं। वह उत्साहित होकर कहता है कि चांगशेंग सेक्ट का सेक्ट मास्टर सच में बहुत खतरनाक और जबरदस्त है। तभी शेंशु सेक्ट का मेन लीडर सामने आता है और गुस्से में पूछता है कि तुम लोग कौन हो। सेक्ट मास्टर उसे ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि उसके हथियार और कपड़े बाकी लोगों से अलग और खास हैं। ली चांगशेंग अपने सामने खड़े दुश्मन से शांत लेकिन खतरनाक लहजे में कहता है कि अगर वह उसके सवाल का सही जवाब दे देगा तो वह उसकी जान बख्श देगा। इसके बाद वह खुद को चांगशेंग सेक्ट का मास्टर बताता है। यह सुनकर चिनचान पूरी तरह हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि इतना ताकतवर सेक्ट मास्टर आखिर अब तक कहाँ छिपा हुआ था। ली चांगशेंग सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि उसकी सेक्ट की 3 स्पिरिचुअल वेन्स पर मौजूद एल्डर्स और डिसाइपल्स को कहाँ ले जाया गया है। चिनचान घबराकर कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ली चांगशेंग उसे आखिरी मौका देते हुए चेतावनी देता है कि अब उसके पास जान बचाने का यही आखिरी अवसर है। जब चिनचान फिर भी इनकार करता है तो ली चांगशेंग सिर्फ अपनी उंगली के एक इशारे से उसकी पूरी ताकत और अस्तित्व को खत्म कर देता है। इसके बाद ली चांगशेंग शेंचू सेक्ट के बाकी बड़े लोगों को बाहर आने के लिए ललकारता है और तभी 2 बड़े एल्डर्स छिनशान और छिनहाई उसके सामने प्रकट होते हैं। वे दोनों हैरानी से समझ जाते हैं कि चांगशेंग सेक्ट में एक नया ग्रेट एम्परर स्तर का इंसान आ चुका है और इस सेक्ट की नींव सच में बहुत गहरी है। ली चांगशेंग उनसे फिर वही सवाल पूछता है कि पकड़े गए लोगों को कहाँ भेजा गया है, लेकिन चिनहाई चालाकी से कहता है कि पहले मुकाबला करते हैं। अगर ली चांगशेंग जीत गया तो वह सब सच बता देगा। ली चांगशेंग बिना किसी झिझक के मान जाता है और अपनी उंगली उठाता है। अगले ही पल वह अपनी एक उंगली से ही जबरदस्त ताकत दिखाता है, जिसे देखकर चिनहाई डर से कांप उठता है। ली चांगशेंग पूछता है कि अब भी लड़ना है क्या। तब चिनहाई उसकी ताकत को मानते हुए कहता है कि इंसाफ के लिए वह एक बार हमला करना चाहता है। ली चांगशेंग उसे अनुमति दे देता है। चिनहाई अपनी तलवार निकालता है और जोर से एक सोर्ड टेक्निक का नाम बोलता है, लेकिन हमला करने के बजाय अचानक पीछे मुड़कर पूरी ताकत से भाग जाता है क्योंकि वह अंदर से डर चुका होता है। वह आसमान में उड़ते हुए भागता है और अपने भाई से मन ही मन माफी मांगता है कि दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है। नीचे खड़ा लिu यिमिंग यह सब देखकर हंसने लगता है और कहता है कि शेंचू सेक्ट का एंसेस्टर इतना बड़ा डरपोक निकला जो बिना लड़े ही भाग गया। लेकिन ली चांगशेंग शांत आवाज में कहता है कि क्या तुम सच में भाग सकते हो, और पलक झपकते ही वह हवा में भाग रहे चिनहाई के सामने पहुंच जाता है। वह टेलीकिनेसिस से उसका गला पकड़ लेता है और फिर से पूछता है कि उसके लोग कहाँ हैं। गला घुटने की हालत में चिनहाई बताता है कि यह सब युंदी ने किया है, लेकिन जैसे ही वह उसका नाम लेता है उसके ऊपर लगी सोल सील एक्टिवेट हो जाती है और वह तुरंत फटकर मिट्टी बन जाता है। ली चांगशेंग समझ जाता है कि उस पर कोई कर्स लगा हुआ था और अब वह सोचने लगता है कि यह युंदी आखिर कौन है। तभी अचानक युंदी उसके पीछे प्रकट होता है और खुद को पहचान कराता है। वह अपने हेवन टियर बैकस्टैब स्किल से ली चांगशेंग की पीठ पर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन ली चांगशेंग को बस हल्की सी खुजली महसूस होती है, जबकि उल्टा युंदी खुद ही उस इम्पैक्ट से खून की उल्टी करता है और गायब हो जाता है। ली चांगशेंग समझ जाता है कि वह असली शरीर नहीं था, बल्कि कोई क्लोन या स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल था। दूसरी तरफ एक जहरीले पूल वाली गुफा में युंदी गुस्से में बाहर आता है और चिल्लाता है कि इतना मजबूत इंसान कैसे हो सकता है कि उस पर हमला करने से उसकी अपनी एक जान चली गई। वह समझ जाता है कि ली चांगशेंग बहुत खतरनाक है और तुरंत हाई प्रीस्ट को इसकी खबर देनी होगी। उधर शेंचू सेक्ट के खंडहरों के बाहर लिu यिमिंग अपने साथी से गर्व के साथ कहता है कि भले ही बड़े दुश्मनों को सेक्ट मास्टर ने खत्म किया हो, लेकिन उन्होंने भी छोटे सैनिकों को खत्म करने में हिस्सा लिया है। वह गर्व से कहता है कि सिर्फ 5 लोगों की टीम ने इतनी बड़ी शेंशू सेक्ट को हरा दिया और वह चाहता है कि बाकी डिसाइपल्स के सामने भी यह बात सामने आए। उसका साथी पहले कहता है कि असली काम तो सेक्ट मास्टर ने किया है, लेकिन बाद में मान लेता है कि उनका भी योगदान था। इसी दौरान ली चांगशेंग उनके पास आता है और मन ही मन सोचता है कि उसने हजारों साल जीकर बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, इसीलिए अब वह छोटी मोटी बातों से प्रभावित नहीं होता। डिसाइपल्स उससे पूछते हैं कि क्या वह भागने वाले एंसेस्टर से कुछ जानकारी निकाल पाया, तो वह बताता है कि वह मर चुका है। फिर वे पूछते हैं कि 3 स्पिरिचुअल वेन्स पर मौजूद 3000 से ज्यादा एल्डर्स और डिसाइपल्स का क्या हुआ, क्योंकि वहां कोई लाश या लड़ाई के निशान नहीं मिले। ली चांगशेंग बताता है कि वह एंसेस्टर सोल सील फटने से मर गया और मरने से पहले सिर्फ 4 शब्द बोल पाया, युंदी दारेन। वह सभी से पूछता है कि क्या जिउजोउ कॉन्टिनेंट में युंदी नाम का कोई इंसान है, लेकिन कोई भी इस नाम को नहीं पहचानता। तब ली चांगशेंग अंदाजा लगाता है कि यही युंदी असली मास्टरमाइंड है जो शेंचू सेक्ट के पीछे छुपा हुआ है। अंत में वह यह भी समझता है कि चिनशान और चिनहाई की ताकत सामान्य कल्टीवेशन से नहीं आई थी, बल्कि किसी सैक्रिफिशियल टेक्निक से मिली थी जिसमें बलिदान और जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है।
चांगशेंगमेन के मेंजू खंडहर के सामने खड़े होकर गहरी सोच में डूबे होते हैं और मन ही मन यह सोचते हैं कि 3000 लोगों की कुर्बानी देकर उनका की ब्लड हासिल किया गया है। इसके बाद वह एक एल्डर को आदेश देते हैं कि शेंसुमेन के आउटर टेरिटरीज और स्पिरिचुअल मेडिसिन गार्डन्स पर कब्जा कर लिया जाए। एल्डर एक पत्थर पर मैप खोलकर उनके 10 अहम इलाकों को ध्यान से चेक करता है। मेंजू चलते हुए कहते हैं कि उन्होंने शेंचुमेन के लगभग सभी इलाकों को ढूंढ लिया है, लेकिन अभी तक उन्हें अपने चांगशेंगमेन के डिसाइपल्स को कैद करके रखने की जगह का कोई सुराग नहीं मिला। वह फैसला करते हैं कि यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, इसलिए पहले चांगशेंगमेन वापस लौटना चाहिए ताकि पीछे से कोई हमला न कर सके। वापस आने के बाद मेंजू सोचते हैं कि पूरे इलाके की सुरक्षा के लिए उन्हें पिल्स और टैलिस्मन्स बनाकर अपने सेक्ट की ताकत बढ़ानी होगी। वह एक जड़ी बूटी का पत्ता हाथ में लेकर कहते हैं कि अब तक का उनका बेसिक नॉलेज ऑफ एल्केमी और टैलिस्मन क्रिएशन काम आएगा। वह टैलिस्मन के खास मटेरियल्स को जांचते हैं और बताते हैं कि अगर इन पर थंडर, फायर या स्पीड जैसे इफेक्ट्स लिखे जाएं तो बहुत पावरफुल टैलिस्मन्स तैयार होते हैं। एल्डर के सामने वह हैरान होते हैं कि बाकी एल्केमिस्ट्स को पिल्स और टैलिस्मन्स बनाने में इतना समय क्यों लगता है। इसके बाद मेंजू एल्डर को आदेश देते हैं कि सभी मेडिसिनल हर्ब्स और बीस्ट स्किन्स को बैक माउंटेन में शिफ्ट कर दिया जाए और एल्डर तुरंत मान जाता है। फिर मेंजू बाहर बैठकर एल्डर को पिल रेसिपीज और टैलिस्मैन ब्लूप्रिंट्स का एक बंडल देते हैं ताकि उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज किया जा सके। सीन अचानक ल्यूयुन सेक्ट में शिफ्ट होता है, जहां लिu यिमिंग अपने पिता लिu चेनफेंग से कहता है कि वह ल्यूयुन सेक्ट छोड़कर चांगशेंगमेन ज्वाइन करने जा रहा है। यह सुनकर लिu चेनफेंग गुस्से में चिल्लाता है कि वह फ्यूचर हेयर होते हुए भी चांगशेंगमेन की लुओ चिंगसुए के पीछे अपना सेक्ट छोड़ रहा है। लेकिन लिu यिमिंग समझाता है कि चांगशेंगमेन ज्वाइन करना ही असली फायदा है, क्योंकि उनका मेंजू बहुत ज्यादा ताकतवर है। वह एक्साइटेड होकर बताता है कि शेंचुमेन में मेंजू ने सिर्फ एक नजर और एक उंगली के इशारे से एल्डर्स और चिन्हाई लाओजू को राख बना दिया था। वह उंगली चटकाते हुए कहता है कि वह यह सब पावरफुल स्किल्स सीखने जा रहा है और सीखकर जरूर वापस आएगा। लिu चेनफेंग गुस्से में उंगली उठाकर कहता है कि वह जानता है कि लिu यिमिंग सिर्फ कल्टीवेशन के लिए नहीं जा रहा। लिu यिमिंग जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि जब तक उसे मारा नहीं जाएगा वह चांगशेंगमेन जरूर जाएगा, जिस पर लिu चेनफेंग गुस्से में हाथ उठाता है, लेकिन फिर उसे नीचे कर देता है और कहता है कि वह चला जाए और वापस न आए ताकि वह शांति से जी सके। यह सुनकर लिu यिमिंग खुश हो जाता है, अपने पिता को झुककर धन्यवाद देता है और कहता है कि वह सफल होकर एल्डर्स को दिखाएगा। लिu चेनफेंग गुस्से में चिल्लाता है कि निकल जाओ और लिu यिमिंग तुरंत वहां से भाग जाता है, जबकि उसका पिता उसे रिबेलियस बेटा कहकर आह भरता है। इसके बाद लिu चेनफेंग ओल्ड एंसेस्टर लिu शोजुओ के पास जाता है, जो बताते हैं कि उन्होंने खुद देखा है कि शेंचुमेन पूरी तरह तबाह हो चुका है। लिu चेनफेंग हैरान रह जाता है कि उसके बेटे की बात सच थी और लिu शोजुओ यह भी बताते हैं कि अब शेंचुमेन पूरी तरह खाली और वीरान हो गया है। लिu चेनफेंग समझता है कि चांगशेंगमेन में जरूर कोई ग्रेट एम्परर लेवल का मास्टर है, इसलिए एंसेस्टर ने लिu यिमिंग को जाने दिया। लेकिन लिu शोजुओ उसे रोकते हुए बताते हैं कि 20,000 साल पहले चांगशेंगमेन को लोग चांगशेंग शेनमेन यानी इमॉर्टल सेक्ट कहा करते थे। वापस चांगशेंगमेन में मेंजू आराम से बैठकर चाय पी रहे होते हैं और सोचते हैं कि वह अपने सभी डिसाइपल्स और एल्डर्स का बराबर ध्यान रखते हैं। बाहर डिसाइपल्स हर्ब्स तैयार कर रहे होते हैं और मेंजू सबके लिए अटैक, डिफेंस और स्पीड वाले टैलिस्मैन्स की योजना बनाते हैं। एक मेल डिसाइपल आकर रिपोर्ट करता है कि पिल्स और टैलिस्मैन्स के लिए सभी हर्ब्स, बीस्ट स्किन्स और ट्री बार्क्स चुन लिए गए हैं। वह उत्साह से इंतजार करता है कि मेंजू कब एल्केमी शुरू करेंगे, जबकि मेंजू आराम से कुर्सी पर बैठकर सिर हिलाते हैं। तभी लिu यिमिंग खुशी से भागता हुआ आता है और सीनियर ब्रदर लुओ चिंगसुए और मेंजू को नमस्कार करके बताता है कि वह वापस आ गया है। सीनियर ब्रदर गुस्से में कहता है कि लुओ चिंगसुए के मना करने के बाद भी लिu यिमिंग कितना जिद्दी है कि फिर से लौट आया। लिu यिमिंग सीधे मेंजू से कहता है कि वह इस बार एक जरूरी काम से आया है और चांगशेंगमेन ज्वाइन करना चाहता है। मेंजू उससे पूछते हैं कि क्या वह ल्यूयुन सेक्ट का यंग मास्टर नहीं है तो यहाँ क्यों आना चाहता है। इस पर लिu यिमिंग कहता है कि उसने ल्यूयुन सेक्ट छोड़ दिया है और अब वह आजाद है, इसलिए उसे स्वीकार किया जाए। सीनियर ब्रदर पूछता है कि क्या उसके पिता ने उसे मारा नहीं, तो वह जवाब देता है कि उसने अपने पिता से संबंध तोड़ लिया है। मेंजू हल्की हंसी के साथ कहते हैं कि वह शेंचुमेन में उनकी ताकत देखकर उनकी शरण में आना चाहता है। लिu यिमिंग कहता है कि वह सिर्फ मेंजू से सीखना चाहता है और डाओ के रास्ते पर चलना चाहता है, बाकी सब बातें बेकार हैं। इसके बाद लिu यिमिंग ल्यूयुन सेक्ट के ट्रेजरी से लाए गए स्पिरिट स्टोन्स और पिल्स को गिफ्ट के रूप में पेश करता है। उसकी लगन देखकर मेंजू उसे रहने की अनुमति दे देते हैं और लिu यिमिंग खुशी से चांगशेंगमेन के लिए अपनी जान देने का वादा करता है।
सीनियर ब्रदर मजाक में कहता है कि अब उसे सीनियर ब्रदर कहना पड़ेगा। फिर लियो यिमिंग वहां रखी जड़ी बूटियों के बारे में पूछता है तो सीनियर ब्रदर बताता है कि मेंजू खुद पिल्स बनाएंगे। यह सुनकर लिu यिमिंग सुझाव देता है कि चिंगजो एल्केमिस्ट एसोसिएशन से एल्केमिस्ट को बुला लिया जाए, लेकिन मेंजू आराम से चाय की चुस्की लेते हुए कहते हैं कि पिल्स बनाना तो चाय बनाने जितना आसान है और इसके लिए ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं है। गुयांग शांत अंदाज में कहता है कि ये पिल्स फिलहाल सेक्टी के सेंट रेल मेंबर्स के लिए काफी हैं और उसके बाद वह बिना किसी फर्नेस के सीधे अपने हाथों से मेडिसिनल हर्ब्स को रिफाइन करके चमकती हुई गोल्डन पिल्स बना देता है। इन पिल्स से निकलने वाली तेज रोशनी देखकर शियाओ जुए, लिu यिमिंग और नीले बालों वाली डिसाइपल अपनी आंखें ढक लेते हैं। शियाओ जुए कहता है कि एल्केमी एनर्जी बहुत ज्यादा है और वह लड़की हैरान होकर बोलती है कि इतनी जल्दी पिल्स कैसे बन गईं। थोड़ी ही देर में आसमान में बहुत सारी 8th ग्रेड गोल्डन पिल्स तैरने लगती हैं। शियाओ जुए यह देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि पूरे चिंगझोउ में 8th ग्रेड एल्केमिस्ट्स बहुत कम हैं और एक पिल बनाने में आधा साल लग जाता है, लेकिन मेंजू ने 1 मिनट में ही 20 से ज्यादा पिल्स बना दी। लिu यिमिंग यह सब देखकर मुंह खोले रह जाता है, जबकि शियाओ जुए समझता है कि मेंजू एक पेट्रियार्क हैं, इसलिए उनके लिए यह सब आम बात है। गु यांग पिल्स को हाथ में लेकर कहता है कि अफसोस सेक्ट में हाई लेवल स्पिरिचुअल हर्ब्स की कमी है, वरना वह एम्पेरर लेवल पिल्स भी ऐसे ही बना सकता था। फिर वह उन पिल्स को एक गोल्डन जार में रख देता है। शियाओ जुए आगे बढ़कर वह जार लेता है और मेंजू का धन्यवाद करता है। तभी गुयांग हाथ के एक इशारे से पर्पल बॉटल्स में 7th ग्रेड पिल्स तैयार करता है और बताता है कि ये सॉवरेन रेल्म तक कल्टीवेशन बढ़ाने में काम आएंगी। शियाओ जुए बॉटल लेकर कहता है कि बाद में पूरे सेक्टी को इकट्ठा करके ये पिल्स बांटी जाएंगी। इसके बाद गुयांग पेविलियन में जाता है, एक ब्रश उठाता है और कहता है कि बहुत समय बाद वह फिर से लिखने वाला है। शियाओ जुए एक कटोरे में हरा खून लाता है और बताता है कि यह पीक सेंट स्नेक डीमन का खून है। गुयांग तीनों डिसाइपल्स को आदेश देता है कि बीस्ट बोन्स, हाइड्स और ट्री बार्क को हथेली के बराबर टुकड़ों में काट कर लाएं। सभी डिसाइपल्स वह सामान तैयार करके ले आते हैं। गुयांग मन ही मन सोचता है कि इतने लंबे समय तक सोने के बाद भी उसे इन छोटे छोटे कामों की चिंता करनी पड़ रही है और उसके पुराने 60 डिसाइपल्स कैसे असेंड हो गए। फिर वह ब्रश को हरे खून में डुबोकर पार्चमेंट पर एक्सप्लोजन लिखता है और कहता है कि इसे कैलीग्राफी प्रैक्टिस समझ लेते हैं। वह टालिस्मैन शियाओ जुए को देता है और उसे आसमान में टेस्ट करने के लिए कहता है। लिu यिमिंग उत्साहित होकर आगे बढ़ता है ताकि वह मेंजू के बनाए टालिस्मैन की ताकत देख सके। जैसे ही टालिस्मैन एक्टिवेट होता है, आसमान में जोरदार धमाका होता है। गुयांग कहता है कि इसकी पावर ठीक है और लिu यिमिंग हैरान होकर कहता है कि यह ब्लास्ट एक मिड स्टेज सेंट को भी खत्म कर सकता है। इसके बाद सभी वापस आते हैं और गुयांग एक डिफेंस टेलिस्मैन लिu यिमिंग को देता है। लिu यिमिंग पूछता है कि इसका क्या मतलब है, तो गुयांग कहता है कि इसे अपने शरीर पर लगाओ और शियाओ जुए तुम पर एक्सप्लोजन टेलिस्मैन फेंकेगा। शियाओ जुए मुस्कुराते हुए टेलिस्मैन दिखाता है और कहता है कि वह बिल्कुल सही निशाने पर फेंकेगा। यह सुनकर लिu यिमिंग डर जाता है और कहता है कि इतना बड़ा ब्लास्ट वह सह नहीं पाएगा, लेकिन गुयांग उसे भरोसा दिलाता है कि डिफेंस टेलिस्मैन लगाने पर कुछ नहीं होगा। लिu यिमिंग को लगता है कि उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, फिर भी वह तैयार हो जाता है और कहता है कि देखते हैं किसका टेलिस्मैन ज्यादा मजबूत है। अगले ही पल जमीन पर बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद लिu यिमिंग एक गोल्डन शील्ड के अंदर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा होता है और खुश होकर कहता है कि डिफेंस टेलिस्मैन ने ब्लास्ट और शॉकवेव दोनों को रोक लिया। शियाओ जुए हैरान हो जाता है कि वह जिंदा है, तो लिu यिमिंग गुस्से में पूछता है कि क्या तुम मेरे मरने का इंतजार कर रहे थे। शियाओ जुए कहता है कि वह सिर्फ टेस्ट कर रहा था और उसे मेंजू पर पूरा भरोसा था। गुयांग ताली बजाता है और कहता है कि अब काफी हो गया, सब लोग चांगशेंग हॉल में चलो और पूरे सेक्टी के एल्डर्स और डिसाइपल्स को इकट्ठा करो। चांगशेंग हॉल में पहुंचकर गुयांग सबको बताता है कि ये पिल्स उसने खुद बनाई हैं और सभी लोग उसे धन्यवाद कहकर पिल्स खा लेते हैं। तभी आसमान में रोशनी फैलती है और एल्डर्स एक एक करके ब्रेक थ्रू करने लगते हैं। बूढ़े एल्डर्स खुशी के आंसू बहाते हैं कि आखिरकार उनका ब्रेक थ्रू हो गया। कुछ ही देर में एक और सीनियर एल्डर आता है और कहता है कि वह पूरी तरह ब्रेक थ्रू तो नहीं कर पाया, लेकिन क्वाजी एम्पेरर लेवल के करीब पहुंच गया है। गुयांग संतुष्ट होकर कहता है कि अब हालात थोड़े बेहतर लग रहे हैं और वह शियाओ जुए को सभी टालिस्मैन्स बांटने के लिए देता है। लिu यिमिंग बाकी डिसाइपल्स में टालिस्मैन्स बांटता है और समझाता है कि एक्सप्लोजन टालिस्मैन मिड स्टेज सेंट को खत्म कर सकता है और डिफेंस टालिस्मैन को पास में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वह खुद इसे टेस्ट कर चुका है। गुयांग आगे बताता है कि स्पीड टैलिस्मैन लंबी दूरी टेलीपोर्टेशन के लिए है और भागने के समय काम आएगा। सभी डिसाइपल्स झुककर उसका धन्यवाद करते हैं। इसके बाद गुयांग सबको अपने अपने काम पर लौटने के लिए कहता है और खुद पेविलियन की ओर चला जाता है।
तभी एक सीनियर एल्डर भागता हुआ आता है और बताता है कि चिंगफेंग पवेलियन ने मिंगवांग सेक्ट के साथ मिलकर उनके हर्ब गार्डन पर कब्जा कर लिया है। गु यांग पूछता है कि यह चिंगफेंग पवेलियन और मिंगवांग सेक्ट क्या है, तो एल्डर समझाता है कि चिंगफेंग पवेलियन पहले चांगशेंग सेक्ट की एक छोटी सब्सिडियरी फोर्स थी जो हर्ब गार्डन संभालती थी। वह बताता है कि जब चांगशेंग सेक्ट अपने चरम पर था तब उन्होंने कई सब्सिडियरी सेक्ट्स बनाए थे और चिंगफेंग पवेलियन हर 10 साल में 60% हर्ब्स ट्रिब्यूट के रूप में देता था। इसके अलावा वहां की मिट्टी में ऑल थिंग्स अर्थ नाम का खास तत्व था जिससे एक साल में 10 साल जितनी ग्रोथ हो जाती थी, यानी वहां के 10 साल बाहर के 100 साल के बराबर थे। चांगशेंग सेक्ट की सुरक्षा की वजह से चिंगफेंग पवेलियन एक सेक्रेड लैंड बन गया और वहां 5 सेंट लेवल एक्सपर्ट्स भी पैदा हो गए। लेकिन पिछले 1000 सालों में चांगशेंग सेक्ट कमजोर पड़ गया, फिर भी यांग शुआनजी के डर से चिंगफेंग पवेलियन चुपचाप ट्रिब्यूट देता रहा। 3 दिन पहले जब ट्रिब्यूट देने का समय आया तो उन्होंने कुछ भी नहीं भेजा। जब चांगशेंग सेक्ट ने अपने डिसाइपल्स भेजे तो उन्होंने कह दिया कि अब वे मिंगवांग सेक्ट के साथ जुड़ चुके हैं और अब ट्रिब्यूट उन्हें देंगे, और झूठा आरोप लगाया कि चांगशेंग सेक्ट उन पर अत्याचार करता था। एल्डर यह भी बताता है कि उन्होंने उनके डिसाइपल्स पर हमला किया था और अगर मेंजू का दिया टैलिस्मैन न होता तो वह डिसाइपल वापस नहीं आ पाता। आखिर में एल्डर बताता है कि मिंगवांग सेक्ट इस समय चिंगजो का एकमात्र एम्परर लेवल सेक्ट है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एक बूढ़ा आदमी एक सफेद बालों वाले व्यक्ति को बताता है कि 5000 साल पहले मिंगदी ने ग्रेट एम्परर बनकर यांग शुआनजी लाओजू को आधे वार में हरा दिया था और उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। सफेद बालों वाला व्यक्ति आराम से चाय पीते हुए मजाक करता है कि यांग शुआनजी बहुत कमजोर था जो एक नए एम्परर से हार गया और दूसरों के लिए स्टेपिंग स्टोन बन गया। वह व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि अब वह चिंगफेंग पवेलियन का मामला खुद देखेगा। पीछे खड़े 3 युवाओं को देखकर पूछता है कि क्या वे भी उसके साथ चलेंगे। एक युवक कहता है कि वे लोग स्किल्स की प्रैक्टिस करके थक चुके हैं और बाहर घूमना चाहते हैं, इसलिए वह व्यक्ति नक्शा खोलकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सेक्ट के बाहर तेज बर्फबारी हो रही होती है। छीशिन खुश होकर कहता है कि इतनी ज्यादा बर्फ अच्छी निशानी है और यहाँ हर कदम स्पिरिचुअल क्रिस्टल जितना कीमती है। छीशिन अपने साथी के साथ बर्फ पर चलते हुए लाओजू को यह खुशखबरी देने जाता है, लेकिन दूसरा युवक ठंड से कांपते हुए कहता है कि जून में बर्फ पड़ना अच्छा संकेत नहीं है। तभी सफेद बालों वाला व्यक्ति जो शन चिंगचांग है आसमान में खड़ा होकर जोर से आवाज लगाता है कि अंदर जो सबसे ताकतवर और बूढ़ा है वह बाहर आकर अपनी मौत का सामना करे। शीशिन पहचान लेता है कि यह चांगशेंग सेक्ट का शन चिंगचांग है और अपने भाई को साथ चलने को कहता है, लेकिन तभी शन चिंगचांग उंगली के इशारे से एक एल्डर को खत्म कर देता है और वह रंग बिरंगे कणों में बदल जाता है। यह देखकर शीशिन का साथी डर जाता है और रोते हुए अपने भाई को पुकारता है। हरा कपड़ा पहने एक आदमी टोकन पकड़कर चिल्लाता है और लाओजू व गार्ड से मदद की गुहार करता है कि जल्दी बाहर आकर उन्हें बचाएं। अंदर कमरे में बैठा चीथियन पहले गुस्से में होता है, लेकिन जैसे ही वह शन चिंगचांग की मौजूदगी महसूस करता है वह डर से कांपने लगता है और कहता है कि यह कैसे हो सकता है, वह अभी भी जिंदा है, और छिपने की कोशिश करता है। फिर फ्लैशबैक में 20,000 साल पहले का दृश्य आता है जहां जवान चीथियन आसमान में 5 एम्परर्स को बाइपिंग माउंटेन पर आते देखता है और पूरा ज्यूजो हिल जाता है। जवान चीथियन सोचता है कि आज उसकी मौत तय है, लेकिन एक ही साधारण तलवार के वार से 5 एम्परर्स खत्म हो जाते हैं। यह देखकर चीथियन हैरान रह जाता है और कसम खाता है कि वह उस सफेद बालों वाले चेहरे को कभी नहीं भूलेगा। वर्तमान में लौटकर बूढ़ा चीथियन अपने कमरे में जमीन पर बैठकर रोता है और खुद को मूर्ख कहता है। बाहर हरे कपड़ों वाला आदमी जमीन पर बैठकर चमकते टोकन को पकड़कर रोते हुए लाओजू से मदद मांगता रहता है। टोकन की रोशनी चीथियन के सामने चमकती है, लेकिन वह आंखें बंद करके मन ही मन कहता है कि मुझे मत पुकारो, मैं यहाँ नहीं हूँ। वह आदमी बार बार टोकन में लाओजू को पुकारता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर वह मजबूरी में शन चिंगचांग के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता है और कहता है कि शायद सिग्नल खराब है। शन चिंगचांग ठंडी आवाज में धमकी देता है कि अगर लाओजू बाहर नहीं आया तो वह पूरे चिंगफेंग पवेलियन को खत्म कर देगा और उनकी पीढ़ियों की मेहनत मिटा देगा। तभी तेज रोशनी के साथ दरवाजा खुलता है और चीथियन बाहर आता है। शन चिंगचांग के पैरों में गिर जाता है और उसे सीनियर इमॉर्टल कहकर प्रणाम करता है। यह देखकर हरे कपड़ों वाला आदमी हैरान रह जाता है कि लाओजू लड़ने के बजाय झुक क्यों गया। शन चिंगचांग उससे पूछता है कि क्या वह उसे पहचानता है, तो चीथियन कहता है कि उसने उसे पहले दूर से देखा था। शन चिंगचांग बताता है कि चिंगफेंग पवेलियन का विकास चांगशेंग सेक्ट की वजह से ही हुआ था। वह गुस्से में पूछता है कि फिर उन्होंने एहसान फरामोशी क्यों की और क्या वे सेक्टी को खत्म करना चाहते हैं, जिस पर चीथियन माफी मांगने लगता है। चीथियन समझाता है कि मुश्किल समय में बचने के लिए उसने मजबूरी में मिंगवांग सेक्ट का सहारा लिया था।
वह आगे बताता है कि कुछ दिन पहले टियनशन पर ऑल थिंग्स अर्थ नाम की खास चीज मिली थी और कोई उसे चुराना चाहता था। चीटियन कहता है कि उसने उस दुश्मन को भगा दिया था, लेकिन डर की वजह से मिंगवांग सेक्ट से मदद मांगी थी। वह साफ करता है कि उसने सिर्फ टियानचन के लोटस की रक्षा करनी चाहिए थी और कभी चांगशेंग सेक्ट का दुश्मन बनने का इरादा नहीं था। शेनचिंगचंग पूछता है कि अगर ऐसा था तो चांगशेंग सेक्ट के भेजे गए डिसाइपल्स पर हमला क्यों हुआ, तो चीतियन घबरा जाता है और कहता है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। वह बार बार खुद को बेगुनाह बताता है और माफी मांगता है। तभी शेनचिंगचंग गुस्से में दबाव डालता है और उसकी भारी शक्ति से चीतियन और उसका साथी जमीन पर गिर जाते हैं। शेनचिंगचंग कहता है कि क्योंकि चीतियन ने उसका चेहरा याद रखा, इसलिए वह उनकी सेक्ट को आधा छोड़ रहा है, लेकिन अब से टियनचान से उनका कोई संबंध नहीं रहेगा। वह आदेश देता है कि चिंगफेंग पवेलियन की सारी संपत्ति चांगशेंग सेक्ट को सौंप दी जाए और जो कुछ उन्होंने लिया है सब वापस किया जाए। चीटियन तुरंत मान जाता है और हामी भर देता है। इसके बाद शेनचिंगचंग टियनचन की तरफ चला जाता है। चीटियन अपने आदमी को आदेश देता है कि पूरी इन्वेंट्री पैक करके चांगशेंग सेक्ट को भेज दो और कुछ भी बाकी न छोड़ा जाए। आखिर में शेनचिंगचंग का एक युवा साथी तियनचन को देखकर कहता है कि यह पहाड़ बहुत बड़ा है, जबकि वह इसे छोटा समझ रहा था। वह यह भी बताता है कि इसके नीचे ऑल थिंग्स अर्थ मौजूद है। इसी वजह से चिंगफेंग पवेलियन से एक क्वाजी एम्परर पैदा हुआ था। एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग बताते हैं कि चिंगफेंग पवेलियन ने अपनी सीक्रेसी बहुत अच्छी तरह छुपाई। उन्होंने क्वाजी एम्परर के अलावा कुछ भी बाहर नहीं आने दिया और उसी समय पहाड़ों के बीच चमकता हुआ वानवुतु दिखाई देता है। एक युवा डिसाइपल उनसे पूछता है कि जब चांगशेंग सेक्ट के फेंगशुई मास्टर ने इस वानवुतु को खोज लिया था तो इसे वापस क्यों नहीं ले गए। बुजुर्ग समझाते हैं कि यह जमीन के केंद्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे बाइयुआन माउंटेन ले जाना लगभग असंभव था। वह आगे बताते हैं कि उस समय चांगशेंग सेक्ट के पास पहले से ही बहुत सारी कीमती चीजें थीं, इसलिए उन्होंने इस छोटे वानवुतु पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी सफेद कपड़ों में मेंजू वहां पहुंचता है। मेंजू बताता है कि इस वानवुतु ने सालों तक जमीन की ताकत को एब्जॉर्ब किया है और अब इससे वानवु मुकी पैदा हो रही है। वह आदेश देता है कि यहाँ एक टेलीपोर्टेशन अरे बनाया जाए और डिसाइपल्स को पहरे पर रखा जाए। युवा डिसाइपल हैरान होकर कहता है कि वानवु मुकी तो एक होली आइटम है जो वेपन्स को ताकत देने और एक्सट्रीम डाओ वेपन्स बनाने में काम आता है। मेंजू कहता है कि जब तुम लोग आगे चलकर ग्रेट एम्परर बनोगे तब यह काम आएगा। दाढ़ी वाले बुजुर्ग चेतावनी देते हैं कि चिंगफेंग पवेलियन के एंसेस्टर ने बताया था कि किसी और को भी इस वानवु-2 के बारे में पता चल गया है और अगर उन्हें वानवु मुकी का पता चल गया तो वे इसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। मेंजू कहता है कि उसने पहले ही लोगों को भेज दिया है। जब बाकी डिसाइपल्स को कोई दिखाई नहीं देता तो वह सबके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है और चुप रहने को कहता है। तभी आसमान में एक रोशनी बनती है और दो लोग नीचे उतरते हैं। उनमें से एक आदमी युनदी को बताता है कि वानवु मुकी पैदा करने वाला वानवुतु इसी पहाड़ के अंदर है। युनदी यह सुनकर कहता है कि यह सच में वानवु मुकी है और इस खोज के बदले वह शियन हुआंग के साथ मिलकर उसे इनाम देगा। वह आदमी उसका धन्यवाद करता है। उसी समय मेंजू चुपचाप युनदी के पीछे आसमान में पहुंच जाता है और पहचान लेता है कि यही वह व्यक्ति है जिसने पहले उस पर हमला किया था। वह युनदी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि पिछली बार तुमने ही मुझ पर हमला किया था ना। युनदी यह आवाज सुनकर चौंक जाता है और समझ नहीं पाता कि यह कौन है और किस बात की बात हो रही है। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो मेंजू को सफेद रोशनी में खड़ा देखकर डर जाता है और तुरंत इनकार करता है कि वह उसे नहीं जानता और उसने कभी हमला नहीं किया। मेंजू उससे पूछता है कि क्या तुम ही युनदी हो और शेंचू सेक्ट के पीछे छिपा हुआ असली व्यक्ति भी तुम ही हो। युनदी घबराकर नकली मुस्कान के साथ कहता है कि उसका नाम युनदी नहीं बल्कि श्याओ युन है और उसे उसी नाम से बुलाया जाए, जबकि उसका साथी भी हैरान हो जाता है। अब युनदी समझ जाता है कि बात छुपाना मुश्किल है। तभी मेंजू की आंखें चमकती हैं तो वह जल्दी से कहता है कि आराम से बात करते हैं, लड़ाई की जरूरत नहीं है। इतना कहकर युनदी अचानक एक स्पेशल पोर्टल खोलता है और उसमें कूदकर भाग जाता है। स्पेस टनल में भागते हुए वह सोचता है कि पिछली बार उसने पूरी ताकत से हमला किया था, फिर भी कुछ नहीं हुआ, इसलिए अब सीधे लड़ना बेवकूफ़ी होगी। पीछे रह गया आदमी हैरान रह जाता है कि युनदी क्यों भाग गया, लेकिन मेंजू सिर्फ नजर डालकर उसे धूल में बदल देता है। मेंजू कहता है कि परेशान करने वाला खत्म हो गया और बुजुर्ग से कहता है कि तुम लोग वापस जाओ, मैं खुद देखता हूँ कि वह कहाँ गया है। दूसरी तरफ युनदी एक गुफा के पास उतरता है। पसीने से भीगा हुआ कहता है कि शायद वह उसका पीछा नहीं कर रहा। वह गुफा के अंदर जाता है और खुद से कहता है कि बदकिस्मती है, जहां भी जाता हूं वही व्यक्ति मिल जाता है। आगे बढ़ते हुए वह सोचता है कि यह अपमानजनक है, लेकिन जान बचाना जरूरी है क्योंकि वह आदमी साधारण नहीं है और उससे लड़ना मुमकिन नहीं।
गुफा के अंदर पहुंचकर उसके सैनिक उसे सलाम करते हैं। तभी अचानक पूरी गुफा हिलने लगती है और ऊपर से पत्थर गिरने लगते हैं। सैनिक घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि क्या भूकंप आ गया है, लेकिन युंदी समझ जाता है कि मेंजू उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। वह परेशान होकर कहता है कि उसे वापस नहीं आना चाहिए था और तुरंत भागकर एक अंडरग्राउंड ऑल्टर तक पहुंचता है, जहां वह अरे पर हाथ रखकर अपनी आखिरी ताकत एक्टिवेट करता है। गुस्से में वह चिल्लाता है कि उसे यह आखिरी शक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर किया गया है। अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है, जबकि बाहर मेंजू शांति से खड़ा रहता है। मेंजू ऊपर से देखता है और समझ जाता है कि यहाँ बहुत लोगों को पकड़कर सैक्रिफाइस किया जा रहा है। फिर कहता है कि देखते हैं तुमने क्या तैयारी की है। तभी युंदी एक बहुत बड़ा स्पेशल स्ट्रैंगुलेशन अटैक एक्टिवेट करता है, जो मेंजू को चारों तरफ से घेर लेता है। युंदी पागलों की तरह चिल्लाता है कि वह उसे नहीं छोड़ेगा और अगर वह इमॉर्टल भी हुआ तो इस किलिंग अरे से नहीं बच पाएगा। लेकिन मेंजू उस हमले के अंदर भी बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और मजाक में कहता है कि यह तो मसाज जैसा लग रहा है। यह देखकर युंदी डर जाता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन मेंजू साफ कह देता है कि वह माफ करने वाला नहीं है। मेंजू देखता है कि युंदी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, तो वह कहता है कि इसमें थोड़ा दम है और फिर आराम से हाथ हिलाता है। अचानक बड़ा धमाका होता है, पूरी अरे टूट जाती है और युंदी चीख उठता है। साथ ही जो लोग कैद किए गए थे वे आजाद हो जाते हैं और मेंजू के सामने झुककर उसका धन्यवाद करते हैं। युंदी बुरी तरह घायल हालत में एक चट्टान पर झुका हुआ दर्द सह रहा होता है और उसे पछतावा होता है कि उसने अपनी एक और जिंदगी खो दी है। उसके पास कुल 3 जिंदगियां थीं, जिनमें से 2 खत्म हो चुकी हैं। वह अपने हाथों को देखता है और समझाता है कि फिनिक्स निर्वाणा टेक्निक भी उसे पूरी तरह आजाद होकर जीने की ताकत नहीं दे रही। अब उसकी कुल शक्ति सिर्फ 60% रह गई है। वह गुस्से में सोचता है कि ज्यूजो कॉन्टिनेंट में इतना ओवर पावर्ड इंसान आखिर आया कहां से, जिसने उसे लड़ने का मौका तक नहीं दिया और सिर्फ एक उंगली के इशारे से खत्म कर दिया। तभी हेलोंग पीछे से आता है और हैरानी से पूछता है कि वह कब वापस आया, क्योंकि युंदी कभी भी सामने वाले मुख्य दरवाजे से नहीं आता। युंदी उसे मजाक न करने को कहता है और चेतावनी देता है कि दुश्मन की ताकत बहुत खतरनाक है। वह कहता है कि दुआ करो कि तुम्हारा उस दुश्मन से कभी सामना न हो, क्योंकि अगर सामना हुआ तो हेलोंग एक नज़र में ही मारा जाएगा। युंदी कहता है कि वह खुद तो किसी तरह वापस आ सकता है, लेकिन हेलोंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हेलोंग समझ जाता है कि यह वही व्हाइट रोब्ड यूथ है जिसकी रिपोर्ट उसने हाई प्रीस्ट को दी थी। युंदी इस बात की पुष्टि करता है और सबको सावधान रहने को कहता है। हेईलोंग उससे कहता है कि वह दुश्मन की ताकत और उसके किलर मूव्स के बारे में बताए ताकि बाकी लोग तैयार रह सकें, लेकिन युंदी बताता है कि उसने कोई खास मूव या ऑरा इस्तेमाल ही नहीं किया, बस एक हल्का सा उंगली का इशारा किया और वह तुरंत मरकर रिसेट हो गया। यह सुनकर हेईलोंग को यकीन नहीं होता, लेकिन युंदी साफ कहता है कि वह मजाक नहीं कर रहा। वह आगे बताता है कि वह आदमी बिना किसी वजह के बेहद ताकतवर है। उसका मारने का तरीका सिर्फ हाथ हिलाना है और उसकी आंखों में देखते ही इंसान ब्लास्ट हो जाता है। उसके मुताबिक सिर्फ हाई प्रीस्ट या इमॉर्टल एम्परर ही उसे हरा सकते हैं। हेईलोंग यह सब नोट करने की बात करता है ताकि बाद में इसका समाधान निकाला जा सके। इसके बाद युंदी उससे पूछता है कि उसके पास कितने पिगलेट्स यानी कैदी हैं और कुछ उधार मांगता है, लेकिन हेईलोंग कहता है कि उसके पास खुद भी ज्यादा नहीं है। युंदी गुस्से में बताता है कि उसके रीसेट होने की वजह से उसके सारे कैदी और सेक्ट के लोग उस व्हाइट रोब्ड यूथ ने आजाद कर दिए। यह सुनकर हेईलोंग नाराज हो जाता है और कहता है कि उसने दुश्मन को उनके बेस तक पहुंचा दिया और उनकी पूरी योजना खतरे में डाल दी। युंदी सफाई देता है कि वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वहां भागा था और उसे नहीं पता था कि दुश्मन उसका पीछा कर रहा है। हेईलोंग उसे याद दिलाता है कि इमॉर्टल एम्परर का इमॉर्टल बॉडी फॉर्म बनने वाला है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ग्रेट एम्परर्स को इस बारे में पता चल गया तो वे सब मिलकर हमला कर देंगे और पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। युंदी कहता है कि उसे सब पता है। हेईलोंग आगे बताता है कि हाई प्रीस्ट का कंसीलमेंट अरे सिर्फ ज्यूजो कॉन्टिनेंट तक सीमित है, इसलिए बाउंड्री पार मत करना और सैक्रिफाइस की रस्म से पहले सब कुछ साफ सुथरा निपटा लेना। युंदी कहता है कि वह अपने दूसरे कैदियों का इस्तेमाल करेगा। वह गुस्से में याद करता है कि शेंचू सेक्ट में उसके हजारों कैदियों को ली चांगशेंग ने खत्म कर दिया, लेकिन अभी वह कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद दृश्य बदलता है और चांगशेंग सेक्ट में जश्न का माहौल दिखता है, जहां सभी डिसाइपल्स खुशी मना रहे हैं और ड्रिंक्स ले रहे हैं। एक डिसाइपल अपने दोस्त ए चांग से कहता है कि उसे लगा था वह मर गया है, लेकिन ए चांग हंसते हुए उसके साथ जाम टकराता है। एक महिला डिसाइपल एक स्टोन टैबलेट को ध्यान से देख रही होती है, जिसमें पुराने मास्टर्स की कल्टीवेशन इनसाइट्स लिखी होती हैं।
फिर दृश्य मिंगवांग सेक्ट में जाता है जहां मिंगदी बताता है कि चांगशेंग सेक्ट ने तियनशन आइस सोल स्नो लोटस वापस ले लिया है और चिंगफेंग पवेलियन की कमजोरी पर हंसता है। एक एल्डर उसे बताता है कि स्नो लोटस बहुत बड़ा रिसोर्स है। मिंगदी योजना बनाता है कि वह चिंगफेंग पवेलियन के नाम पर चांगशेंग सेक्ट जाएगा और वहां के 7 कॉम्प्रिहेंशन स्टोन टैबलेट्स पर कब्जा करेगा। वह कहता है कि जब बाकी ग्रेट एम्परर्स आगे आने से डर रहे हैं तो वह खुद आगे बढ़ेगा। इसके बाद मिंगदी चांगशेंग सेक्ट पहुंचता है और सोचता है कि यांग स्वांजी के मरने के बाद यहाँ कोई क्वासी एम्परर नहीं बचा, फिर भी ये लोग जश्न मना रहे हैं। वह घमंड से आगे बढ़ता है और सोचता है कि अब उसे 7 एम्परर इनहेरिटेंसेस लेने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक एक जबरदस्त ताकत उसे घुटनों के बल झुका देती है। वह हैरान रह जाता है कि वह इस व्हाइट रोब्ड यूथ के सामने क्यों झुक रहा है। वह उठने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठ पाता और उसे गहरा अपमान महसूस होता है कि एक ग्रेट एम्परर होने के बावजूद वह हिल भी नहीं पा रहा। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह उस इंसान के सामने पूरी तरह बेबस है। अंत में उसे गहरा पछतावा होता है कि वह सबसे पहले आगे क्यों आया और वह पूरी तरह असहाय होकर वहीं घुटनों के बल पड़ा रह जाता है। उसे पहचानता है और हैरानी से जोर से बोलता है, मिंगदी दारेन। सामने व्हाइट रोब में चांगशेंगमेन का मेंजू लीफान खड़ा उसे घूर रहा होता है। फिर लीफान आराम से गार्डन पेविलियन में जाकर बैठता है और बाकी एल्डर्स और डिसाइपल्स उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। एक डिसाइपल मन ही मन सोचता है कि यह तो चिंगजो का मशहूर मिंगदी है, फिर यह चांगशेंगमेन में आकर झुका क्यों हुआ है? शायद यह यहाँ अपना रौब दिखाने आया था, लेकिन मेंजू ने इसे तुरंत काबू कर लिया। लीफान शांति से चाय पीते हुए मिंगदी से पूछता है कि तुम इतने शोर के साथ चांगशेंगमेन के ऊपर क्यों उड़ रहे थे और यहाँ क्या करने आए हो? मिंगदी घबरा जाता है और सोचने लगता है कि यह आदमी आखिर है कौन और चांगशेंगमेन में इतना पावरफुल इंसान कब आ गया। घबराकर मिंगदी बहाना बनाता है और कहता है कि वह तो बस यहाँ का नजारा देखने आया था, क्योंकि उसने सुना था कि बायून माउंटेन पर क्लाउड सी का बहुत सुंदर दृश्य होता है। तभी ग्रीन रोब डिसाइपल उसका झूठ पकड़ लेता है और कहता है कि आज तो दोपहर में क्लाउड सी है ही नहीं, क्या आप सच में यही देखने आए थे? मिंगदी और ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत बात बदलकर कहता है कि वह सूरज देखने आया था। लीफान ठंडे अंदाज में उसे चेतावनी देता है कि अगर अब भी सच नहीं बताया तो वह उसे खत्म कर देगा। यह सुनकर मिंगदी डर जाता है, हाथ उठा देता है और सच बताता है कि उसने सुना था चांगशेंगमेन में 7 परसेप्शन टैबलेट्स हैं, इसलिए वह उनमें से एक से कॉम्प्रिहेंड करने आया था और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। लीफान उसकी बात सुनकर भी शक करता है और कहता है कि तुम्हारा अंदाज देखकर तो लग रहा था कि तुम चोरी या हमला करने आए थे। मिंगदी हाथ जोड़कर कहता है कि यह सिर्फ गलत फहमी है, लेकिन लीफान बिना कोई भावना दिखाए चाय पीते हुए कहता है कि अगले जन्म में ध्यान रखना और सिर्फ हाथ के इशारे से मिंगदी को हवा में उड़ाकर एक ही पल में ब्लास्ट करके खत्म कर देता है। यह देखकर पास खड़ा डिसाइपल हैरान रह जाता है और सोचता है कि चिंगजो का इतना बड़ा ओवरलॉर्ड भी मेंजू के सामने कुछ नहीं था। उसे लगता है कि ल्यूयुन सेक्ट छोड़कर चांगशेंगमेन ज्वाइन करना उसका सही फैसला था। लेकिन तभी लीफान को एहसास होता है कि मिंगदी असल में मरा नहीं है। वह समझता है कि 200,000 साल सोने के बाद उसकी अपनी पावर कम हो गई है। वह एक स्क्रोल निकालता है और डिसाइपल से कहता है कि तुम लोग अपनी स्किल्स प्रैक्टिस करो, वह अभी आता है। दूसरी तरफ मिंगदी अपने मिंगवांग सेक्ट के पैलेस में होश में आता है, खून की उल्टी करता है और समझता है कि जो मरा था वह उसका दादी अवतार था। वह डर जाता है और सोचता है कि वह आदमी कितना बड़ा मॉन्स्टर है जिसने उसके क्लोन को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। तभी अचानक लीफान उसके पीछे प्रकट हो जाता है और उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। वह पूछता है कि जो अभी मरा वह तुम्हारा क्लोन था या तुम पहले ही एक बार मरकर रिबॉर्न हो चुके हो? मिंगदी डर के मारे तुरंत घुटनों पर गिर जाता है और जान की भीख मांगता है। लीफान उससे पूछता है कि वह उसकी जान क्यों छोड़े। अपनी जान बचाने के लिए मिंगदी तुरंत ऑफर देता है कि वह अपने सेक्ट के सारे रिसोर्सेज चांगशेंगमेन को दे देगा। लीफान कहता है कि ऑफर तो अच्छा है, लेकिन अगर तुम ही नहीं रहोगे तो तुम्हारे सेक्ट को कौन संभालेगा? मिंगदी रोते हुए पूछता है कि वह क्या करे जिससे उसे छोड़ दिया जाए। लीफान उसे कहता है कि जब तुम खुद अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे कन्विंस करने का तरीका भी तुम्हें खुद ही सोचना होगा। तब मिंगदी तुरंत खुद को हेल्पर और फाइटर के रूप में ऑफर करता है और कहता है कि वह बहुत ताकतवर है और कई लोगों को अकेले संभाल सकता है। लीफान उसकी बात सुनकर कहता है कि यह सब ठीक है, लेकिन वह उसकी लॉयल्टी पर कैसे भरोसा करे। तब मिंगदी तुरंत सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात करता है और कहता है कि अगर वह धोखा दे तो उसकी सोल हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाए। लीफान उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की इजाजत देता है। मिंगदी एक कॉन्ट्रैक्ट टोकन निकालकर देता है और बताता है कि अगर इसे तोड़ दिया गया तो उसकी सोल खत्म हो जाएगी। लीफान टोकन ले लेता है और तुरंत आदेश देता है कि मिंगवांग सेक्ट के सारे वेयरहाउस रिसोर्सेज भी पैक करके ले आओ, क्योंकि चांगशेंगमेन अभी इतना अमीर नहीं है। मिंगदी तुरंत मान जाता है। लीफान उसे 15 मिनट का समय देता है और कहता है कि वह प्लाजा में उसका इंतजार करेगा।
यह कहकर वह गायब हो जाता है। मिंगदी तुरंत अपने पैलेस में पहुंचता है, जहां एक बूढ़ा एल्डर उससे पूछता है कि क्या वह चांग शेंगमेन के 7 परसेप्शन टैबलेट्स लेकर आया है। मिंगदी गुस्से में कहता है कि कुछ भी नहीं लाया। फिर अचानक वह उसी एल्डर को नया सेक्ट मास्टर घोषित कर देता है और कहता है कि वह दूर जा रहा है। एल्डर हैरान होकर पूछता है कि वह कहाँ जा रहा है और क्या वापस आएगा। मिंगदी उसे घूरता है और कहता है कि लगता है तुम नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं। फिर वह बिना रुके तेज रफ्तार से उड़ जाता है। इसके बाद मिंगदी प्लाजा में लीफान के पास पहुंचता है। लीफान पूछता है कि सब तैयार हो गया या नहीं। मिंगदी झुककर कहता है कि सब तैयार है। फिर वह एक ट्रेजर कंटेनर निकालकर लीफान को देता है और कहता है कि यह उनके सेक्ट के सारे रिसोर्सेज हैं और पूछता है कि अब उसे क्या करना होगा। लीफान शांत स्वर में कहता है कि अब से तुम यहाँ गेटकीपर बनोगे। यह सुनकर मिंगदी चौंक जाता है और पूछता है, क्या सच में गेटकीपर? लीफान पूछता है कि क्या तुम्हें यह पसंद नहीं? डर के मारे मिंगदी तुरंत कहता है कि उसे बहुत पसंद है और गेटकीपर बनना बहुत अच्छा है। इसके बाद दोनों अपने अपने मन में सोचते हैं। लीफान सोचता है कि एक ग्रेट एम्परर लेवल का इंसान गेटकीपर बन रहा है। यह पहली बार हो रहा है, लेकिन कम से कम उसकी जान बच गई। वहीं मिंगदी सोचता है कि यह भी एक खास तरह का प्रिविलेज है। धीरे धीरे मिंगदी खुद को समझाने लगता है कि कहानियों में अक्सर गेटकीपर और स्वीपर ही सबसे बड़े हिडन एक्सपर्ट्स होते हैं, इसलिए यह रोल उसके लिए सही है। फिर वह चांग शेंगमेन के गेट पर बनी एक स्टैच्यू को देखता है, जिस पर लिखा होता है कि सेक्ट का एंसेस्टर एक इमॉर्टल था जो एंशिएंट 7 एम्परर्स का मास्टर था। जब वह ध्यान से स्टैच्यू को देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह स्टैच्यू बिल्कुल ली फान जैसी दिखती है। तब उसे सब समझ आ जाता है और वह मान लेता है कि उसे यहीं रहकर गेटकीपिंग सीखनी होगी। अंत में दृश्य बदलता है, जहां ग्रीन रोब डिसाइपल लीफान को चाय देता है और कहता है कि यह स्पेशल स्पिरिचुअल टी है जो लियोमू हार्ट से उगाई गई है। लीफान चाय पीकर उसकी तारीफ करता है। डिसाइपल चालाकी से कहता है कि अगर पसंद आई तो आप इसे रख लीजिए। लीफान मुस्कुराकर समझ जाता है और कहता है कि तुम काफी समझदार हो, बताओ क्या बात है। तभी डिसाइपल झिझकते हुए कहता है कि मेंजू से कुछ छिप नहीं सकता। सच में वह कुछ मांगना चाहता है। कहता है कि वह चाहता है कि मेंजू उसके लिए कुछ कैरेक्टर्स लिख दें। मेंजू अपने हाथ में ब्रश लेकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम्हारे दिल की बात तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रही है। क्या तुम टैलिस्मैन बनाना चाहते हो? बताओ किस स्टाइल का चाहिए। लिu यिमिंग तुरंत मान जाता है और कहता है कि आपसे कुछ भी छुप नहीं सकता। वह टेबल पर बीस्ट स्किन पेपर रखता है और कहता है कि इस पर पियाओई लिख दीजिए ताकि वह टैलिस्मैन बना सके। मेंजू पूछता है कि क्या तुम इसे किसी सही काम के लिए बना रहे हो? लिu यिमिंग जवाब देता है कि हाँ, पहले जब वह किसी से लड़ता था तो उसकी मूवमेंट स्मूथ नहीं लगती थी, इसलिए वह इस कमी को सुधारना चाहता है। मेंजू रेड इंक से उस बीस्ट स्किन पर पियाओई लिखता है और साथ में कहता है कि इतनी कल्टीवेशन के बाद भी तुम्हारी यह कमी रह गई। लिu यिमिंग टैलिस्मैन को ध्यान से देखता है और कहता है कि वह इसे सही काम के लिए ही इस्तेमाल करेगा, आप गलत मत समझिए। मेंजू हल्के अंदाज में कहता है कि समझ गया, लेकिन लिu यिमिंग को लगता है कि शायद वह अब भी गलत समझ रहा है। इसके बाद लिu यिमिंग कुछ और पेपर स्लिप्स निकाल कर रखता है और कहता है कि इन पर फेंगहुआ शुयुए और लेई टू मू भी लिख दीजिए। मेंजू ग्लोइंग रेड इंक से जल्दी जल्दी सारे टैलिस्मैन तैयार कर देता है और कहता है कि सब तैयार है। फिर लिu यिमिंग एक बड़ा पेपर स्टैक टेबल पर रखता है और कहता है कि इस पर क्वाई, यिंग, बाओ जैसे स्टाइल्स भी लिख दें। मेंजू पूछता है कि इतने सारे टैलिस्मैन का क्या करोगे? क्या किसी से लड़ने जा रहे हो? लिu यिमिंग बताता है कि वह ल्यूयुन सेक्ट जाकर अपनी प्रोग्रेस और ताकत दिखाना चाहता है। मेंजू एक ही स्ट्रोक में पूरे स्टैक पर सिंबल्स बना देता है और सब कुछ तैयार कर देता है। तभी एक ब्लैक ड्रेस पहने हुआ फेलो मेंबर वहां आता है और मजाक में पूछता है कि तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। लिu यिमिंग उसे हाथ से हटाते हुए कहता है कि बड़ों की बातों में मत पड़ो और उसके कपड़ों की तारीफ भी करता है। वह ब्लैक ड्रेस वाला कहता है कि मेरे सामने बड़ा मत बनो। इसके बाद लिu यिमिंग मेंजू को झुककर कहता है कि वह एक बार अपने घर जाना चाहता है। ब्लैक ड्रेस वाला पूछता है कि तुमने तो अपने पिता से रिश्ता तोड़ लिया था, अब क्यों जा रहे हो? लिu यिमिंग कहता है कि आधा रिश्ता टूटा है, आधा अभी भी बाकी है। मेंजू उसे जाने की अनुमति दे देता है। इसके बाद लिu यिमिंग हवा में उड़ते हुए निकल जाता है और रास्ते में क्वाई टैलिस्मैन निकालकर उसकी स्पीड टेस्ट करने लगता है। वह खुश होकर कहता है कि ल्यूयुन सेक्ट के दोस्तों, मैं वापस आ गया हूँ और अब उसकी कल्टीवेशन सुप्रीम रियल्म ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच चुकी है, जिससे सब चौंक जाएंगे। वह टैलिस्मैन एक्टिवेट करता है और एक तेज लाल रोशनी की तरह उड़ते हुए ल्यूयुन सेक्ट के मेन गेट पर पहुंचता है। वह दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और जोर से पुकारता है कि अब्बा, एंसेस्टर, मैं वापस आ गया हूँ। लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह जाता है। वह पूरे सेक्ट में दौड़ता है, कोर्टयार्ड्स और मेन हॉल सब देखता है, लेकिन हर जगह सन्नाटा होता है, कोई भी इंसान नहीं दिखाई देता।
यह देखकर वह रोने लगता है और कहता है कि पूरा सेक्ट गायब हो गया, जैसे उसका घर ही चोरी हो गया हो। फिर वह तुरंत वापस चांगशेंग सेक्ट लौटता है और हाँफते हुए पहुंचता है। उसका दोस्त पूछता है कि तुम तो घर गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। लिu यिमिंग रोते हुए बताता है कि उसका घर गायब हो गया। मेंजू उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या। लिu यिमिंग बताता है कि वहां किसी लड़ाई के निशान नहीं है, न कोई डेड बॉडी है, बल्कि 50,000 से ज्यादा लोग अचानक हवा में गायब हो गए हैं। वह कहता है कि यह घटना पहले चांगशेंग गेट और वेस्टर्न स्पिरिट वेन वाली घटना जैसी लगती है। मेंजू गहराई से सोचता है और कहता है कि यह काम युंदी का लगता है। पिछली बार उसके लोग छूट गए थे, इसलिए अब उसने ल्यूयुन सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को सैक्रिफाइस के लिए पकड़ लिया है ताकि संख्या पूरी कर सके। यह सुनकर लिu यिमिंग हाथ जोड़कर विनती करता है कि मेंजू उन्हें बचा लें। मेंजू उसे शांत करता है और कहता है कि अभी उनकी जान को तुरंत खतरा नहीं है, क्योंकि उन्हें सैक्रिफाइस के लिए जिंदा रखा जाएगा। इसके बाद मेंजू कहता है कि सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि युंदी कहाँ गया है। वह बताता है कि उसने पहले उसकी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को नष्ट कर दिया था, इसलिए वह वहां वापस नहीं जाएगा, लेकिन यह नहीं पता कि उसके कितने ठिकाने हैं। वह यह भी कहता है कि युंदी की हिम्मत बहुत बड़ी है कि मेरे हाथों बचने के बाद भी उसने इतनी जल्दी यह कदम उठाया। पता नहीं वह इतने लोगों को किस मकसद के लिए सैक्रिफाइस करना चाहता है। लिu यिमिंग मन ही मन सोचता है कि अच्छा हुआ उसने कुछ दिन पहले चांगशेंग मेन ज्वाइन कर लिया, नहीं तो वह भी पकड़ा जाता और उसका परिवार खत्म हो जाता। फिर वह पूछता है कि क्या मेंजू के पास युंदी को ढूंढने का कोई तरीका है। मेंजू कहता है कि अगर पहले से कोई मार्क लगा हो तो वह ट्रेस कर सकता है, लेकिन जिस युंदी पर मार्क था उसे वह पहले ही खत्म कर चुका है और बिना किसी क्लू के किसी को ढूंढना उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं है। तभी अचानक मिंगदी की आवाज आती है जो कहता है कि मेंजू सीनियर, क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं। मेंजू पूछता है कि क्या तुम हमारी बातें छुपकर सुन रहे थे। मिंगदी सफाई देता है कि कमरे में साउंड प्रूफिंग नहीं थी, उसने जानबूझकर नहीं सुना। लिu यिमिंग हैरान हो जाता है कि मिंगदी अभी तक जिंदा है। मेंजू उसे सामने आने को कहता है। लिu यिमिंग उससे पूछता है कि क्या उसके पास किसी को लोकेट करने का तरीका है। मिंगदी कहता है कि हाँ, उसके पास एक खास तरीका है। फिर मिंगदी बताता है कि उसके पास एक ट्रेजर है जिसे तियांजी पैन कहते हैं, जिसे उसने जिएहाई से पाया था और यह हेवनली सीक्रेट्स को कैलकुलेट कर सकता है। वह समझाता है कि अगर क्राइम सीन से थोड़े बहुत क्लूज मिल जाएं तो इस कंपास की मदद से कल्प्रिट की लोकेशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। अंत में मेंजू उस कंपास को देखता है जो बाहर से एक साधारण पत्थर जैसा लगता है और पूछता है कि यह कंपास इतना साधारण क्यों दिख रहा है। मिंगदी उसकी सफाई देने लगता है, फिर से कहता है कि यह देखने में भले ही पुराना लगता हो, लेकिन बहुत अच्छी तरह काम करता है और पहले भी लोगों को ट्रैक करने में मदद कर चुका है। यह सुनकर व्हाइट रोब्ड सीनियर अपनी कुर्सी से उठते हैं और कहते हैं कि चलो ल्यूयुनजोंग जाकर देखते हैं, शायद वहां से कोई क्लूज मिल जाए। इसके बाद सभी लोग सीधे ल्यूयुनजोंग के स्क्वायर में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सीनियर मिंगदी से कहते हैं कि वह अपने लोपान से कुछ निशान पकड़ने की कोशिश करे। मिंगदी ध्यान से लोपान को देखता है, लेकिन उसे कोई भी सिग्नल या क्लू नहीं मिलता, जिससे वह खुद हैरान हो जाता है। फिर वह पूछता है कि क्या यहाँ आमतौर पर कोई नहीं होता, तो ग्रीन रोब्ड डिसाइपल बताता है कि यहाँ तो हमेशा डिसाइपल्स प्रैक्टिस करते रहते हैं। सीनियर भी शक करते हैं और पूछते हैं कि क्या यह लोपन सच में काम का है। मिंगदी समझाता है कि अगर कोई निशान नहीं मिल रहा तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है कि दुश्मन ने जानबूझकर सेलेस्टियल सीक्रेट्स को छुपाने का तरीका इस्तेमाल किया है। वह आगे बताता है कि युंदी लोगों को पकड़कर सैक्रिफाइस के लिए ले जा रहा है और इसीलिए वह सब कुछ छुपा रहा है ताकि कोई उस पर हमला न कर सके। सीनियर पूछते हैं कि अगर सामने वाला टीएनजी कंसील कर रहा है तो क्या लुओपन काम करेगा। मिंगदी कहता है कि करेगा, लेकिन इसके लिए उसे एक बड़ा स्पेल इस्तेमाल करना पड़ेगा। वह अपनी उंगली काटकर लोपान पर खून टपकाता है और स्पेल एक्टिवेट करता है। जैसे ही स्पेल शुरू होता है, मिंगदी को खून की उल्टी होती है और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। पास खड़ा डिसाइपल दौड़कर आता है और घबराकर पूछता है कि क्या वह ठीक है। थोड़ी देर बाद मिंगदी संभलता है और घुटनों के बल बैठकर बताता है कि दुश्मन के पास बहुत पावरफुल सेलेस्टियल कंसीलमेंट आर्ट है और उसकी करंट मास्टरी उसे तोड़ने के लिए काफी नहीं है। यह सुनकर सीनियर आगे बढ़ते हैं, उसके माथे पर हाथ रखते हैं और एक रोशनी के जरिए उसकी एनर्जी और छोटों को हील कर देते हैं। मिंगदी उनका धन्यवाद करता है। इसके बाद सीनियर उससे लोपान की इंस्ट्रक्शन स्क्रोल मांगते हैं। मिंगदी स्क्रोल निकाल कर देता है और कहता है कि सीनियर की एबिलिटी भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन यह तियांजिशु टेक्निक बहुत कठिन है और इसे समझने में उसे 100 साल लग गए थे। वह थोड़ा संदेह भी जताता है कि अभी से सीखने पर भी शायद समय लगेगा, लेकिन सीनियर सिर्फ 2 सेकंड तक स्क्रोल को देखते हैं और फिर उसे वापस कर देते हैं और कहते हैं कि यह तो मुश्किल नहीं है, वह इसे पहले ही सीख चुके हैं। यह सुनकर मिंगदी पूरी तरह हैरान रह जाता है और सोचने लगता है कि क्या यह टेक्निक सच में इतनी आसान थी या फिर सीनियर की समझ ही अलग स्तर की है।
फिर सीनियर लोपन मांगते हैं और उसे अपने हाथ में लेकर पावर एक्टिवेट करते हैं। तुरंत आसमान में रेनबो जैसी रोशनी फैल जाती है और एक प्रोजेक्शन दिखाई देने लगती है जिसमें पुराने इवेंट्स रिप्ले हो रहे होते हैं। उस प्रोजेक्शन में लुओरिजोंग के सेक्ट मास्टर डुआन यून दिखाई देता है। यह देखकर डिसाइपल कहता है कि हाँ, यही है। मिंगदी यह सब देखकर पूरी तरह चकित रह जाता है। कुछ ही देर में वह प्रोजेक्शन सिमटकर एक ग्लोइंग फ्रेम बनकर जमीन पर गिर जाती है और सीनियर लोपान को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। वह कहते हैं कि यह लोपन काफी अच्छा है। थोड़े से मंत्र पढ़ने पर यह पुराने घटनाओं को ऐसे दिखाता है जैसे कोई टाइम ट्रैवलिंग सर्वेलेंस कैमरा हो। सीनियर को यह लोपान पसंद आ जाता है और वह मिंगदी से इसकी कीमत पूछते हैं। मिंगदी विनम्रता से कहता है कि अगर सीनियर को पसंद है तो वह इसे वैसे ही रख सकते हैं, लेकिन सीनियर फिर भी कहते हैं कि कीमत बताओ। तब मिंगदी झुककर कहता है कि अगर उसे चांगशेंग मैन के 7 एम्परर्स के साथ स्टेले इंस्क्रिप्शंस देखने की अनुमति मिल जाए तो वही उसके लिए काफी है। सीनियर इस डील को मान लेते हैं और कहते हैं कि कुछ पत्थरों के बदले इतना अच्छा ट्रैकिंग टूल मिलना फायदेमंद है। इसके बाद मिंगदी बताता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि लोरीजोंग डिमोनिक कल्ट्स के साथ मिला हुआ है। सीनियर उससे पूछते हैं कि क्या वह लोरीजोंग के बारे में और जानता है। मिंगदी बताता है कि लोरीजोंग होंगझो के दक्षिण में चिंगजो बॉर्डर के पास स्थित है और उसका सेक्ट मास्टर डुआन यून पहले बहुत सम्मानित व्यक्ति था। उसने बिना किसी भेदभाव के सेक्ट के दरवाजे सभी के लिए खोल दिए थे और मार्शल आर्ट्स स्किल्स भी सबको सिखाई थीं, जिससे बहुत सारे कल्टीवेटर्स वहां इकट्ठा हो गए। तभी एक ब्लैक रोब्ड साथी पूछता है कि इतने ज्यादा डिसाइपल्स लेने के बाद क्या सेक्ट पर बोझ नहीं पड़ा। मिंगदी कहता है कि यही सबसे अजीब बात है कि डिसाइपल्स तो बढ़ते गए लेकिन उनकी टेरिटोरी नहीं बढ़ी, जिससे साफ है कि अंदर कुछ सस्पिशियस चल रहा है। यह सुनकर डिसाइपल समझ जाता है कि वहां जाने वाले सभी कल्टीवेटर्स को रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और लुओरिजोंग एक इविल डीमन सेक्ट बन चुका है। वह यह भी पूछता है कि इतने बड़े स्तर की बात होने के बावजूद हुआंगझो के ग्रेट एम्परर्स को इसका पता क्यों नहीं चला। मिंगदी और उसका साथी बताते हैं कि युंदी के टीएनजी कंसीलमेंट की वजह से किसी को कुछ पता नहीं चला। तब सीनियर फैसला करते हैं कि अब सीधे लोरीजोंग जाकर देखना चाहिए। डिसाइपल उत्साह में कहता है कि जल्दी चलो और इस इविल सेक्ट को खत्म करो, और सभी वहां से निकल पड़ते हैं। इसके बाद दृश्य फ्लैशबैक में चला जाता है जहां डुआन यून एक अंधेरे पपेट जैसी इविल प्रेजेंस से बात कर रहा होता है। वह थोड़ी झिझक के बाद उस इविल पावर को स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे उसे अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है। जैसे जैसे वह पावर लेता है वह महसूस करता है कि इतनी ताकत उसने पहले कभी नहीं पाई। वह कहता है कि यह असली जिंदगी है, पहले तो वह बस मेहनत में लगा रहता था। तभी अचानक लोरीजोंग पर एक जोरदार हमला होता है और उसका बैरियर टूट जाता है। डुआन यून घबरा जाता है और सोचता है कि कहीं वही व्हाइट क्लोज्ड यूथ तो नहीं आ गया। वह परेशान हो जाता है और कहता है कि उसने तो उसे छेड़ा भी नहीं, फिर भी वह यहाँ हमला करने क्यों आ गया। बाहर से डीमन सेक्ट के लोग शोर मचाते हैं कि कौन लोरीजोंग के अंदर घुस आया है। एक ब्लैक ड्रेस पहने हुआ व्यक्ति ठंडे अंदाज में कहता है कि फायरवर्क्स की तरह खत्म होना ही तुम्हारी आखिरी वैल्यू है। तभी चांगशेंग गेट के व्हाइट रोब्ड सीनियर आगे बढ़ते हैं और शांत आवाज में पूछते हैं कि क्या तुम भागना चाहते हो। सामने युंदी जमीन पर गिरा हुआ दर्द से कराह रहा होता है और चिल्लाकर पूछता है कि यह कैसी ताकत है। सीनियर बिना जल्दबाजी के अपनी तलवार निकाल लेते हैं। युंदी जमीन पर पड़े पड़े ही डर के मारे सीनियर से अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन सीनियर तलवार पकड़े हुए कहते हैं कि देखते हैं इस बार तुम पिछली बार की तरह बच पाते हो या नहीं। युंदी घबराकर चिल्लाता है कि नहीं, वह खत्म हो रहा है, और उसी पल सीनियर की तलवार से निकली रोशनी उसे पूरी तरह मिटा देती है, जैसे वह अस्तित्व से ही गायब हो गया हो, और एक तेज रोशनी आसमान की तरफ चली जाती है। इसके बाद सीनियर शांत स्वर में कहते हैं कि इस तलवार का इस्तेमाल जितना कम हो उतना बेहतर है, क्योंकि यह आसपास के माहौल को भी नुकसान पहुंचाती है। वह मन ही मन सोचते हैं कि कहीं युंदी पिछली बार की तरह फिर से जीवित न हो जाए। इसी डर की वजह से उन्होंने तलवार निकाली थी ताकि उसकी सभी जिंदगियां एक साथ खत्म कर सकें। फिर वह अपने हाथ को देखते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी तलवार की ताकत उनकी उम्मीद से ज्यादा निकली। थोड़ी दूरी पर मोलाई खड़ा यह सब देखकर घबरा जाता है और खुद से कहता है कि तलवार की शक्ति उस पर तो नहीं चली, फिर भी वह इतना क्यों डर रहा है। वह सोचता है कि अच्छा हुआ पिछली बार सीनियर को देखते ही उसने घुटने टेककर माफी मांग ली थी, नहीं तो उसका भी हाल युंदी जैसा होता। अब वह खुद को सीनियर के पक्ष में होने पर राहत महसूस करता है। इसी बीच लोरी सेक्ट का एक व्यक्ति खून से लथपथ हालत में जमीन पर गिरकर रोने लगता है और कहता है कि उसने बहुत बड़े पाप किए हैं और वह अपने सेक्ट का गुनहगार है।
सीनियर उसे देखते हैं और कहते हैं कि भले ही यह होश में आ गया है, लेकिन इसके लिए जिंदा रहना ही सबसे बड़ी सजा होगी, इसीलिए इसकी पीड़ा खत्म कर देना ही बेहतर है। फिर मोल ये सवाल करता है कि आखिर युंदी इतने सारे लोगों को किस मकसद के लिए सैक्रिफाइस कर रहा था। सीनियर बिना जवाब दिए अपना हाथ उठाते हैं और एक गहरी खाई की तरफ रोशनी भेजते हैं। नीचे कैद लोग अचानक रोशनी देखकर खुश हो जाते हैं। उसी समय शन चिंगचांग नीचे की तरफ आते हुए जोर से पुकारता है कि अब्बा, एंसेस्टर्स, एल्डर्स, मैं आ गया हूँ। नीचे मौजूद लोग उसे पहचानकर खुशी से चिल्लाते हैं कि यह ल्यूयुन सेक्ट का यंग मास्टर है, लेकिन शन चिंगचांग जमीन पर गिरकर सिर पकड़ लेता है और दर्द से कराहता है। मोली थोड़ा मजाक करते हुए कहता है कि अगर इस खाई पर अरे फॉर्मेशन नहीं होती तो क्या ये लोग खुद उड़कर बाहर नहीं आ जाते। तभी सीनियर आगे बढ़ते हैं, अपनी उंगली से इशारा करते हैं और एक शब्द कहते हैं जिससे उस खाई पर लगी फॉर्मेशन तुरंत टूट जाती है। इसके बाद सभी कैदी उड़कर बाहर आ जाते हैं। शन चिंगचांग अपने पिता और एंसेस्टर्स को लेकर सीनियर के सामने आता है। ल्यू निंगजियन और बाकी सभी लोग झुककर सीनियर का धन्यवाद करते हैं। सीनियर सरलता से कहते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। ल्यू निंगजियन भावुक होकर कहता है कि पहले सुअनजी एंसेस्टर ने उसकी जान बचाई थी और आज सीनियर ने पूरे ल्यूयुन सेक्ट को बचा लिया है। वह वादा करता है कि उनका सेक्ट हमेशा सीनियर के लिए तैयार रहेगा और मन ही मन सोचता है कि ग्रेट एम्परर जैसे व्यक्ति के सामने वे सब बहुत छोटे हैं। सीनियर मुस्कुराकर कहते हैं कि शन चिंगचांग के अनुसार ल्यूयुन सेक्ट और चांगशेंग गेट दोस्त हैं, इसलिए यह सिर्फ एक छोटी सी मदद थी। इसके बाद ल्यू निंगजियन झिझकते हुए एक सवाल पूछने की अनुमति मांगता है। सीनियर उसे पूछने को कहते हैं। ल्यू निंगजियन पूछता है कि क्या आप सुअनजी एंसेस्टर के मास्टर हैं। सीनियर थोड़ा आश्चर्य से पूछते हैं कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। यह सुनकर ल्यू निंगजियन बहुत खुश हो जाता है और समझ जाता है कि वह सच में चांगशेंग गेट के फाउंडिंग मास्टर हैं। वह बताता है कि सुअनजी एंसेस्टर हमेशा कहा करते थे कि उनके मास्टर दुनिया के सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। आज उनसे मिलकर उसकी जिंदगी सफल हो गई। सीनियर हल्की मुस्कान के साथ मन में सोचते हैं कि सुअनजी बाहर उनकी काफी तारीफ करता है। फिर ल्यू निंगजियन पूछता है कि क्या सुअनजी एंसेस्टर सच में मर चुके हैं। सीनियर जवाब देते हैं कि वह सिर्फ सो रहे हैं। यह सुनकर ल्यू निंगजियन राहत महसूस करता है और कहता है कि जब वह जागेंगे तब उनसे मिलने जाएगा। वह मन ही मन सोचता है कि सुअनजी की एम्पेरर सोल कमजोर होने के बावजूद अगर सीनियर हैं तो उनका जिंदा रहना संभव है। इसी दौरान मिंग दी भी आगे आता है। ल्यू निंगजियन उसे पहचान लेता है और सम्मान से संबोधित करता है। मिंग दी हल्के मजाक में कहता है कि क्या तुमने मुझे नजरअंदाज कर दिया। फिर वह बताता है कि चिंगझोउ में बुराई फैल रही थी, इसलिए वह भी सीनियर के साथ आया। ल्यू निंगजियन उसकी भी तारीफ करता है। अंत में सीनियर कहते हैं कि अब जब सब सुरक्षित है तो वापस चलना चाहिए। दृश्य अचानक बदलता है और दुश्मनों के कैंप में एक व्यक्ति यनहुआंग को खबर देता है कि युंदी की लाइफ टोकन टूट गई है। यनहुआंग गुस्से में उसे बेकार कहता है और कहता है कि जुजोउ कॉन्टिनेंट जैसी जगह पर भी वह मर गया, जबकि उस पर इतनी मेहनत की गई थी। आखिर में वह कहता है कि युंदी की मौत की वजह से अब सैक्रिफाइस की तारीख को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उसे पूरी तरह नाकाम घोषित करता है। सफेद बालों वाला मेन लीडर खड़ा होकर गुस्से में आदेश देता है कि सभी गैप्स तुरंत भर दिए जाएं और यह पता लगाया जाए कि किसने उसके पूरे प्लान को खराब किया। वह युंदी को भी एक पाला हुआ कुत्ता कहकर उसकी मौत को हल्के में लेता है। इसके बाद वह आदेश देता है कि किसी को भेजकर युंदी का बदला लिया जाए। तभी चेहरा सिंबल से भरा एक बूढ़ा आदमी आगे आता है और कहता है कि वह अभी पता लगाता है और तुरंत अपने हाथों से डिविनेशन शुरू कर देता है। जैसे ही वह अपनी कैलकुलेशन करता है उसे महसूस होता है कि सामने वाला भी तियांजी शू में माहिर है। वह आत्मविश्वास से कहता है कि यह दिलचस्प है, लेकिन उसके सामने तियांजी शू का इस्तेमाल करना बेवकूफ़ी है। वह ग्रीन मैजिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है, लेकिन अचानक उसे जोरदार बैकलैश लगता है। वह दर्द से चीख उठता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वह हैरान होकर कहता है कि सिर्फ एक नज़र डालते ही इतना बड़ा धमाका हो गया। यह देखकर सफेद बालों वाला लीडर भी गंभीर हो जाता है और कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को देखने भर से तुम्हें इतना बड़ा नुकसान हुआ हो। बूढ़ा आदमी संभलते हुए बताता है कि सामने वाले की तियांजी शू स्किल उससे बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर की है। वह आगे कहता है कि उस व्यक्ति की मास्टरी हाईएस्ट रेल्म तक पहुंच चुकी है और उसके पास तियांजी बॉडी प्रोटेक्शन है, यानी पूरे ब्रह्मांड में शायद ही कोई उसे हरा सके। लीडर को यह सुनकर शक होता है और वह याद दिलाता है कि तियांजी शू का हाईएस्ट रेल्म तो खत्म हो चुका माना जाता है। इस समय कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता। बूढ़ा आदमी समझाता है कि वह व्यक्ति एक खास तरह के शरीर का मालिक है जिसे हुंडुन तियान की बॉडी कहा जाता है, जो हेवनली सीक्रेट के अनुसार पैदा होता है और अंत में हेवनली डाउ तक को समझ सकता है।
वह चेतावनी देता है कि यह इंसान एक बहुत बड़ा हिडन थ्रेट है। अगर इसे खत्म नहीं किया गया तो यह उनके पूरे प्लान का पता लगा सकता है, और अगर तियांटिंग के 3 लोगों को यह बात पता चल गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यह सुनकर लीडर तुरंत आदेश देता है कि मिंगफू जाओ और तियान रैंक असैसिन को बुलाओ ताकि उस व्यक्ति को हर हाल में खत्म किया जा सके। वह यह भी कहता है कि भले ही तियांजी शू से उसे ढूंढना मुश्किल हो, लेकिन उसकी पहचान जरूर पता लगाई जा सकती है। बूढ़ा आदमी भरोसा दिलाता है कि किसी को ढूंढने के और भी तरीके होते हैं, और युंदी पहले ही उस व्यक्ति का जिक्र कर चुका है। वह बताता है कि युंदी के अनुसार वह एक जवान और बेहद हैंडसम इंसान है और यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। लीडर उसे आदेश देता है कि वह तुरंत यह काम पूरा करे। इसके बाद दृश्य बदलता है और एक शांत बैम्बू गार्डन में पहुंचता है, जहां चांगशेंग मैन का व्हाइट रोब्ड मेंजू आराम से बैठकर चाय पी रहा होता है। वह ऊपर देखकर हल्के अंदाज में कहता है कि यह क्या चीज है, इसे छूना मत। तभी एक बुजुर्ग एल्डर आता है और झुककर बताता है कि लिंग्यून मर्चेंट एसोसिएशन का यंग मास्टर मिलने आया है। मेंजू पूछता है कि क्या वह फिर से कोई समस्या लेकर आया है। एल्डर बताता है कि लिंग्यून मर्चेंट एसोसिएशन चांगशेंग मैन की एफिलिएटेड फोर्स है और उनके पास सिर्फ 3 सेंट रेल्म मास्टर्स हैं, इसलिए जरूर कोई बड़ी परेशानी आई होगी। मेंजू कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे अंदर बुला लिया जाए। थोड़ी देर बाद वू अन लाल और सुनहरे कपड़ों में अंदर आता है और मन ही मन सोचता है कि श्वांजी दादी के जाने के बाद चांगशेंग मैन की हालत कमजोर लग रही है। पता नहीं यहाँ कोई सेंट रेल्म एक्सपर्ट मिलेगा भी या नहीं। एल्डर उसे मेंजू के पास ले जाता है और समझाता है कि सम्मान से पेश आना। वुआन मन में सोचता है कि श्वांजी के बाद मेंजू की जगह बिग एल्डर शेनचिंगहान को मिलनी चाहिए थी, तो क्या यहाँ कोई उससे भी ज्यादा ताकतवर है। वह पेविलियन में पहुंचकर झुककर अपना परिचय देता है और मेंजू को सलाम करता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हैरान होता है कि मेंजू इतना हैंडसम है। क्या यहाँ लीडर लुक्स के आधार पर चुना जाता है। मेंजू उसे औपचारिकता छोड़कर बैठने के लिए कहता है। वुआन बैठते ही एक छोटा गिफ्ट बॉक्स पेश करता है। मेंजू उसे लेकर समझ जाता है कि मामला गंभीर है और लिंग्यून मर्चेंट एसोसिएशन जरूर बड़ी मुसीबत में है। मेंजू आराम से चाय डालते हुए कहता है कि घबराओ मत और बताओ किस काम से आए हो। वुआन बताता है कि वह रीइंफोर्समेंट मांगने आया है। मेंजू पूछता है कि क्या लड़ाई होने वाली है, तो वुआन कहता है कि जरूरी नहीं, लेकिन वह चाहता है कि चांगशेंग मैन के सेंट रियल्म एक्सपर्ट्स उनकी एसोसिएशन में मौजूद रहें ताकि दबाव बना रहे। वह समझाता है कि उनकी एक्सपेंशन के कारण चिंगझोउ के बड़े शहरों में उनका प्रभाव बढ़ा है और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए हैं। खासकर सिहाई मर्चेंट एसोसिएशन के साथ टकराव हुआ है। पहले बाजार में छोटे विवाद हुए, फिर मामला इतना बढ़ गया कि एक शहर के इलाके के लिए खुली लड़ाई हो गई। अब दोनों पक्ष बातचीत से हल निकालना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई का खतरा अभी भी है, इसलिए उसे भेजा गया है कि वह सेंट रेल्म एल्डर्स को साथ लेकर आए। मेंजू यह सब सुनकर कहता है कि वह समझ गया और पूछता है कि नेगोशिएशन कब और कहां होगी। वुआन बताता है कि 3 दिन बाद ज़ेयुन इमॉर्टल मार्केट में। फिर वह पूछता है कि कितने सेंट रियल्म एल्डर्स भेजे जा सकते हैं। मेंजू आत्मविश्वास से कहता है कि संख्या मायने नहीं रखती, चांगशेंग मैन इस समस्या को हल कर देगा और उसके पिता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वुआन खुश होकर धन्यवाद देता है और कहता है कि इसके बदले वह अच्छा इनाम देगा। मेंजू कहता है कि जब तक चांगशेंग मैन है, उनकी एफिलिएटेड फोर्स को कोई परेशान नहीं कर सकता। तभी अचानक लिu यिमिंग वहां आता है और वुआन को देखकर चौंक जाता है। दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। मेंजू पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। लिu यिमिंग बताता है कि थोड़ी बहुत पहचान है। वुआन मन ही मन हैरान होता है कि लिu यिमिंग तो लिuयुन सेक्ट का यंग मास्टर था, वह यहाँ कैसे आ गया। लिu यिमिंग बताता है कि वह अब चांगशेंग मैन का हिस्सा है और मजाक में कहता है कि जब मेंजू ने बात मान ली है तो अब बस अच्छी मेजू यानी शराब का इंतजाम करना। वुआन हंसकर बात समझ जाता है और विदा लेते हुए कहता है कि एल्डर्स को एक दिन पहले भेज दिया जाए ताकि उनकी अच्छी सेवा की जा सके। मेंजू हामी भरता है। इसके बाद लिu यिमिंग उसे याद दिलाता है कि पिछली बार जिस फुयांग कैट मॉन्स्टर की लोकेशन बताई थी वही ज़ेयुन इमॉर्टल मार्केट है जहां यह नेगोशिएशन होने वाली है। यह सुनकर मेंजू थोड़ी देर सोचता है और मुस्कुराकर कहता है कि वहां जाना तो बनता है, लेकिन उनकी बातचीत से साफ लगता है कि आगे कुछ बड़ा होने वाला है। इसके तुरंत बाद वे अपने एक साथी के साथ आसमान में उड़ते हुए ज़ेयुन इमॉर्टल सिटी की तरफ निकल जाते हैं, जहां से नीचे पूरा शहर दिखाई देता है और लिu यिमिंग हाथ से इशारा करके मेंजू को शहर की स्थिति समझाता है। थोड़ी ही देर में ये तीनों लिंग्यून मर्चेंट एसोसिएशन के सामने उतरते हैं। जैसे ही वे पहुंचते हैं, लिu यिमिंग गार्ड से कहता है कि जाकर वुआन को बता दो कि चांगशेंग सेक्ट के 3 बड़े लोग आए हैं। गार्ड्स पहले शक करते हैं और पूछते हैं कि क्या वे सच में चांगशेंग सेक्ट से हैं, जिस पर लिu यिमिंग कॉन्फिडेंटली हाँ कह देता है। इसके बाद लिंग्यून मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट वू चेंग खुद बाहर आते हैं और बड़े सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं।
वूचेंग तुरंत लिू यिमिंग को पहचान लेते हैं और उन्हें लिू गोंगजी कहकर संबोधित करते हैं। लिू यिमिंग उन्हें बताता है कि वह अपने सेक्ट मास्टर को खास तौर पर उनकी मदद के लिए साथ लेकर आया है। तभी वुआन अपने पिता वूचंग को समझाता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि चांगशेंग सेक्ट के मेंझू हैं और साथ ही यह भी बताता है कि लिू यिमिंग अब चांगशेंग सेक्ट का हिस्सा बन चुका है। यह सुनकर वूचेंग हैरान और खुश दोनों हो जाता है। वह तुरंत झुककर मेंझू को सम्मान देता है और तीनों को अंदर आने का निमंत्रण देता है। अंदर बैठकर खाने के दौरान मेंझू बहुत कैजुअली कहता है कि ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वूचेंग अलग जाकर अपने बेटे वुआन से बात करता है। वह अपने बेटे पर नाराज होता है और कहता है कि इतने बड़े खतरे के समय चांगशेंग सेक्ट से सिर्फ एक फाइटर क्यों आया है। वुआन उसे समझाता है कि सिर्फ मेंझू का आना ही काफी है, लेकिन वूचेंग को भरोसा नहीं होता और वह कहता है कि चांगशेंग सेक्ट अब पहले जैसी ताकतवर नहीं रही। इसी वजह से सीहाई मर्चेंट एसोसिएशन उन पर दबाव बना रही है। वह डरते हुए कहता है कि अगर हालात बिगड़ गए तो सीहाई एसोसिएशन किसी को नहीं छोड़ेगी। वुआन फिर भी उसे समझाने की कोशिश करता है कि कम से कम मेंझू खुद आए हैं, यह बहुत बड़ी बात है। वूचेंग के मन में एक और विचार आता है कि ल्यूयुन सेक्ट के यंग मास्टर लिू यिमिंग का साथ होना शायद मेंझू से भी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। अंत में वह मन ही मन प्रार्थना करता है कि अगले दिन होने वाली बातचीत सही से हो जाए। अगले दिन जब लिू यिमिंग बाहर आता है तो वह देखता है कि सड़कें खाली हैं और लोग डरकर भाग चुके हैं। उसे महसूस होता है कि आज सच में लड़ाई हो सकती है। तभी वूचेंग वहां आता है और कहता है कि सीहाई एसोसिएशन वाले अभी तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अंदर चलकर इंतजार करते हैं। अंदर मेंझू आराम से बैठकर वाइन पी रहा होता है, जैसे उसे किसी बात की चिंता ही नहीं है। मेंझू का साथी थोड़ा नाराज होकर कहता है कि सीहाई एसोसिएशन वाले बहुत एटीट्यूड दिखा रहे हैं जो अभी तक नहीं आए। तभी अचानक यान ब्याओ अपने 2 गार्ड्स के साथ अंदर आता है और गुस्से में पूछता है कि क्या वूचेंग आज लड़ने के लिए लोगों को लेकर आया है। वूचेंग शांत रहते हुए कहता है कि जब आ ही गए हो तो बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन यान ब्याओ कहता है कि जल्दी मत करो, उसने भी कुछ लोगों को बुलाया है ताकि वह अकेला न पड़े। थोड़ी ही देर में 3 ताकतवर लोग अंदर आते हैं, जिनमें रेड आउटफिट में जांग यिचेन होता है और उसके साथ 2 क्वासी एम्परर्स होते हैं। यह देखकर वूचेंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि क्वासी एम्परर जैसे शक्तिशाली लोग आ चुके हैं। वह डर के मारे पसीने से भीग जाता है, लेकिन लिू यिमिंग उसे शांत करता है और कहता है कि मेंझू के सामने इनकी कोई औकात नहीं है। यन ब्याओ तुरंत झुककर जांग यिचेन का सम्मान करता है। जांग यिचेन घमंड से पूछता है कि क्या यही लोग हैं जो तुम्हें ज़ेयुन इमॉर्टल सिटी लेने से रोक रहे हैं, और यन ब्याओ हाँ कह देता है। फिर जांग यिचेन अपना परिचय देता है। यह सुनते ही वूचेंग घबरा जाता है और तुरंत झुककर माफी मांगने लगता है। उसके मन में डर बैठ जाता है, क्योंकि जांग यिचेन एंशिएंट जांग फैमिली का यंग मास्टर है जो क्यूशू में बहुत ऊंची रैंक रखती है। जांग यिचेन घमंड में कहता है कि यन ब्याओ उसका आदमी है और वूचेंग को डांटता है कि उसने बेकार लोगों को इकट्ठा किया है। वूचेंग डरते हुए माफी मांगता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि यान ब्याओ उसका आदमी है। तब जांग यिचेन साफ कह देता है कि अब ज़ेयुन इमॉर्टल सिटी यन ब्याओ की है। वूचेंग मजबूरी में मान जाता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जांग यिचेन आगे कहता है कि लिंग्यून मर्चेंट एसोसिएशन की सारी प्रॉपर्टीज भी यन ब्याओ को कॉम्पेंसेशन के रूप में दे दी जाएं। यह सुनकर वूचेंग पूरी तरह परेशान हो जाता है। जांग यिचेन पूछता है कि क्या कोई समस्या है। तभी अचानक चांगशेंग सेक्ट मास्टर बोल पड़ता है और कहता है कि लिंग्यून एसोसिएशन चांगशेंग सेक्ट के अधीन है, इसलिए उसे नुकसान पहुंचाना चांगशेंग सेक्ट का अपमान है। जांग यिचेन इसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि चांगशेंग सेक्ट का समय खत्म हो चुका है। वह ताना मारते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे मारोगे। इस पर मेंझू बिल्कुल भी नहीं डरता और बिना एक पल गंवाए फैसला करता है कि उसे खत्म करना होगा। अगले ही पल वह एक ही पावरफुल मूव में जांग यिचेन को पूरी तरह क्रश कर देता है और वहीं खत्म कर देता है। यह देखकर उसके साथ आए लोग डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। बाकी बचे हुए लोग तुरंत माफी मांगते हुए भागने लगते हैं। वूचेंग पूरी तरह शॉक में आ जाता है कि इतनी आसानी से जांग फैमिली के यंग मास्टर को खत्म कर दिया गया। मेंझू की ताकत के सामने बाकी दुश्मन भी टिक नहीं पाते और पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। अंत में वूचेंग को समझ आता है कि चांगशेंग सेक्ट मास्टर कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक ग्रेट एम्परर लेवल का पावर हाउस है, क्योंकि उसने क्वाजी एम्परर जैसे दुश्मनों को पल भर में खत्म कर दिया। यह समझते ही वह बेहद सम्मान और खुशी के साथ मेंझू के सामने झुक जाता है और दिल से उनका धन्यवाद करता है। ली चांगशेंग को गहरी इज्जत देता है। ली चांगशेंग उसे उठने के लिए कहता है और साफ बता देता है कि अब लिंग्यून चेंबर पूरी तरह चांगशेंग सेक्ट के अंडर है, इसलिए अब कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। वूचेंग तुरंत यह बात मान लेता है। दूसरी तरफ सीहाई चेंबर का एक ताकतवर आदमी जमीन पर सिर रखकर ली चांगशेंग से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है।
ली चांगशेंग आराम से बैठकर चाय का एसाइप लेते हुए ऐलान करता है कि युनजे इमॉर्टल सिटी अब से लिंगयुन चेंबर की हो चुकी है और वह आदमी तुरंत हाँ में सिर हिलाकर इस फैसले को स्वीकार कर लेता है। इसके बाद ली चांगशेंग आदेश देता है कि सिहाई चेंबर की सारी शॉप्स और रिसोर्सेज कॉम्पेंसेशन के तौर पर लिंगयुन चेंबर को दे दिए जाएं। वह आदमी बार बार सिर झुकाकर पूरी तरह मान जाता है, जबकि ली चांगशेंग शांत भाव से सब देखता रहता है। फिर ली चांगशेंग हल्के अंदाज में पूछता है कि तुम्हारे बुलाए हुए लोग इतने स्लो क्यों हैं। उसी समय अचानक आसमान में बिजली चमकती है और एक विशाल वॉइड मिरर प्रकट होता है। यह देखकर वूचंग घबरा जाता है और पहचान लेता है कि यह 7 पाथ्स एम्परर वेपन है, जिससे उसे डर लगता है कि कहीं आज ग्रेट एम्परर लेवल की लड़ाई न हो जाए। तभी उस पोर्टल से जंग युअनकिंग शान के साथ नीचे उतरता है। उसके साथ आए एक एल्डर उंगली उठाकर बताता है कि यही वह व्यक्ति है जिसने उनके यंग मास्टर जियांग यूचेन को मार दिया था। लेकिन जैसे ही जियांग युअनकिंग की नज़र ली चांगशेंग पर पड़ती है, उसकी पूरी हालत बदल जाती है और वह तुरंत समझ जाता है कि सामने कौन खड़ा है। वह बिना देरी किए ली चांगशेंग के सामने झुककर उसे सीनियर कहकर संबोधित करता है। ली चांगशेंग उसके वॉइड मिरर का मजाक उड़ाता है, जिस पर जियांग युअनकिंग घबराकर कहता है कि यह तो बस खेलने की चीज है। पास खड़ा पर्पल रोब्ड एल्डर मन ही मन हैरान हो जाता है, क्योंकि वह पहचान जाता है कि यह वही गॉड लाइक फिगर ली चांगशेंग है, जिसके बारे में उनके एंसेस्टर्स ने हमेशा दूर रहने की चेतावनी दी थी। वह एल्डर भी तुरंत जमीन पर झुककर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। ली चांगशेंग अब भी आराम से चाय पीते हुए कैजुअली कहता है कि जांग फैमिली के यंग मास्टर को सप्रेस कर दिया गया। जांग युअनकिंग जल्दी से सफाई देता है कि उस यंग मास्टर ने सीनियर की इंसल्ट की थी, इसलिए उसकी मौत उसकी अपनी गलती थी और सीनियर के हाथों मरना उसकी किस्मत समझी जानी चाहिए। ली चांगशेंग उसे उठने के लिए कहता है और पुराने समय को याद करते हुए बताता है कि उनके एंसेस्टर ताइचिंग 10,000 साल पहले गुजर चुके हैं और उसे याद करता है कि उन्होंने उसे कभी अच्छी वाइन गिफ्ट की थी। जांग युअनकिंग उदास होकर बताता है कि ताइचिंग मरने से पहले सीनियर के साथ एक बार ड्रिंक करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कभी सीनियर नहीं मिले। इसके बाद ली चांगशेंग सीधा सवाल करता है कि जियांग फैमिली जैसी बड़ी पावर युनजे इमॉर्टल सिटी जैसे छोटे इलाके के मामले में क्यों दखल दे रही है। जियांग युअनकिंग जवाब देता है कि 3 दिन पहले वानहे माउंटेन रेंज में एक सीक्रेट रियल्म प्रकट हुआ है, जहां केवल सेंट रियल्म और उससे ऊपर के लोग ही जा सकते हैं। साथ खड़ा एल्डर बताता है कि सिहाई चेंबर ने उनके यंग मास्टर को एक सेंट फ्रूट देने का लालच दिया था, ताकि वह लिंगयुन चेंबर के खिलाफ उनका साथ दे। यह सुनकर ली चांगशेंग के युवा डिसाइपल्स हैरान हो जाते हैं कि उन्हें इस सीक्रेट रियल्म के बारे में पहले क्यों नहीं पता चला। एल्डर समझाता है कि यह रियल्म अभी कुछ ही दिन पहले मिला है, इसलिए इसे छुपाया गया था। तभी एक डिसाइपल च्याओजुए से कहता है कि उन्हें भी वहां जाना चाहिए। च्याओजुए मुस्कुराते हुए मान जाता है और कहता है कि वह वैसे भी बोर हो रहा था। दोनों डिसाइपल्स अपने सेक्ट मास्टर ली चांगशेंग से अनुमति मांगते हैं और वह उन्हें जाने की इजाजत दे देता है। इसके बाद दोनों खुशी खुशी रोशनी की किरणों की तरह आसमान में उड़ जाते हैं। उसी समय जांग युअनकिंग ली चांगशेंग के सामने ड्रैगन मीट और स्पिरिट वाइन पेश करता है और सुझाव देता है कि वे दोनों बैठकर आराम से खाना और पीना एंजॉय करें। ली चांगशेंग यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है, जबकि जियांग युअनकिंग मन ही मन सोचता है कि इतनी पावरफुल पर्सनैलिटी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना ही सही रहेगा। इसी दौरान सिहाई चेंबर के लोग वहां से भाग निकलते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि ग्रेट एम्परर्स ने उन्हें छोड़ दिया। वे फैसला करते हैं कि सारी शॉप सौंप देंगे, क्योंकि उनके लिए जिंदा रहना सबसे जरूरी है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट रेल्म के अंदर, जहां एक खतरनाक व्यक्ति बैठा हुआ कह रहा है कि वह लोगों का इंतजार कर रहा है ताकि उन्हें आसानी से शिकार बना सके। वह यह भी बताता है कि वह व्हाइट क्लोथ यूथ ली चांगशेंग से सीधे टकराने से बच रहा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। वह रिवील करता है कि ग्रेट प्रीस्ट ने मिंगफू के एक तियन लेवल असासिन को ली चांगशेंग पर हमला करने के लिए भेजा है। अचानक एक मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। वह गुस्से में कहता है कि इसने हवा को गंदा कर दिया और एक ही वार में उसे खत्म कर देता है। इसके बाद कई कल्टीवेटर्स चिल्लाते हुए वहां पहुंचते हैं, लेकिन वे सभी उसके शिकार बन जाते हैं। वह किलर मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसके हाथों मरने वालों का उसके दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ता। फिर उसकी नज़र आगे बढ़ते हुए एक युवा डिसाइपल च्याओजुए पर पड़ती है। वह उसके खूबसूरत चेहरे की तारीफ करता है और ठंडे अंदाज में कहता है कि आज उसके पास बहुत सारे टारगेट्स हैं, इसीलिए इस खूबसूरत लड़के को भी अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और सोच रहा होता है कि जो सफेद कपड़ों में बैठा हुआ युंदी आराम से शराब पी रहा है, उसे मारना उसके लिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी। वह दूर से युंदी को ध्यान से देख रहा होता है और उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति कुनचूजी आगे आता है और बड़े आदर के साथ युंदी को जाम पेश करता है। कुनचूजी सम्मान से उसका नाम लेकर उसकी तारीफ करता है और युंदी बिना किसी चिंता के वह जाम पी लेता है।
शराब पीने के बाद युनदी हल्के से मुस्कुराकर कहता है कि जंग परिवार की शराब अब भी पहले जैसी ही अच्छी है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि शहर के बाहर कोई छुपकर उस पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ छिपा हुआ बूढ़ा किलर सोचता है कि ऐसी ताकतें उसके लिए कुछ भी नहीं है और वह हमला करने की तैयारी करता है। अचानक वह जोरदार हमला कर देता है जिससे चारों तरफ तबाही का माहौल बन जाता है, लेकिन युनदी अपनी जगह से हिले बिना ही अपनी शक्ति से उस हमले को रोक देता है। उसके काउंटर अटैक से बूढ़ा किलर जोर से पीछे जा गिरता है और दर्द से चिल्लाने लगता है कि उसे इतनी भारी चोट कैसे लग गई। वह अपने सीने को पकड़कर हैरान होता है और सोचता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना ताकतवर इंसान कभी नहीं देखा। वह यह भी सोचता है कि उसका शिजून भी इतनी ताकत नहीं रखता था जितनी खतरनाक शक्ति युनदी में है। गुस्से और डर में वह चिल्लाता है कि एयर डियंजू ने उसे धोखा दिया है और उसे सीधा मौत के मुंह में भेज दिया है। इसके बाद वह स्पेस के अंधेरे रास्ते से भागने की कोशिश करता है ताकि युनदी और ली चांगशेंग उसका पीछा न कर सकें। किसी तरह वह भागकर एक खाली स्पेस में पहुंच जाता है, लेकिन वहां अचानक उसके सामने खुद युनदी खड़ा मिल जाता है। युनदी शांत आवाज में कहता है कि बिना अलविदा कहे चले जाना ठीक नहीं होता, और यह सुनकर किलर पूरी तरह डर और दर्द में टूट जाता है। तभी कुन शूजी वहां आता है और हैरानी से बताता है कि यह मिंगफू का खतरनाक किलर है जो बाजुन ग्रेट एम्परर लेवल की शक्ति रखता है। वह समझाता है कि मिंगफू एक ऐसी असैसिन ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ बड़े एम्परर्स को टारगेट करती है। वह यह भी बताता है कि यह किलर कभी अपना शिकार नहीं चूकता, लेकिन युनदी मुस्कुराकर कहता है कि आज उसका रिकॉर्ड टूट गया। डर के मारे वह किलर तुरंत माफी मांगने लगता है और कहता है कि वह कभी दोबारा सामने नहीं आएगा, बस उसकी जान छोड़ दी जाए। लेकिन युनदी उसे याद दिलाता है कि मिंगफू का नियम है कि जब तक शिकार मर न जाए वे पीछे नहीं हटते। युनदी सोचता है कि उसे लगा था कि यह सब उसके दुश्मनों की कोई बड़ी साजिश है, लेकिन यह तो सिर्फ एक किलर निकला। इसके बाद युनदी उससे उसका नाम और मकसद पूछता है। कांपते हुए वह बताता है कि मिंगफू में सीक्रेट बोर्ड्स होते हैं जहां क्लाइंट्स अपने टारगेट्स के नाम और रिवॉर्ड लिखते हैं, और जितना बड़ा रिवॉर्ड होता है उतना बड़ा किलर भेजा जाता है। युनदी कहता है कि वह इस दुनिया में अभी कुछ ही दिनों पहले आया है और फिर भी इतने जल्दी उसके पीछे लोग पड़ गए। इसका मतलब है कि क्लाइंट बहुत अमीर है। फिर युनदी बस उंगली का इशारा करता है और पूरे स्पेस में भारी डिस्ट्रक्शन फैल जाता है, जिसे देखकर बाजुन एम्परर भी हैरान रह जाता है। इसके बाद युनदी कैजुअली कहता है कि अब उन्हें जियांग ताइचिंग की कब्र पर जाना चाहिए और वहां बैठकर शराब पीनी चाहिए। इसके बाद सीन बदलता है जहां एक ग्रीन हॉर्न्ड कैरेक्टर खड़ा होकर हंसते हुए कहता है कि उसने बस थोड़ी सी हर्ब्स और स्टोन्स फेंके थे और इतने सारे लोग खुद ही खींचे चले आए। दूसरी तरफ दो युवा कल्टीवेटर्स, एक काले कपड़ों में और दूसरा नीले कपड़ों में, हवा में उड़ते हुए जमीन से वे कीमती हर्ब्स उठा रहे होते हैं। वे दोनों हैरान होते हैं कि इतनी कीमती चीजें आसमान से कैसे गिर रही हैं और इस जगह को बहुत इंटरेस्टिंग मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे यह सब अपने ग्रैंड एल्डर को दे दें तो शायद उन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन अचानक वहां एक खतरनाक ताकत महसूस होती है और उन्हें तुरंत वहां से भागने के लिए कहा जाता है। दोनों भागते हुए एक अजीब और डरावनी वैली में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बहुत ही खतरनाक माहौल महसूस होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि यह जगह इतनी भयानक क्यों है और वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे अफसोस करते हैं कि वे सिर्फ ट्रेजर्स लेने आए थे, लेकिन अब उनकी जान खतरे में पड़ गई है। अचानक उन्हें पता चलता है कि बाहर जाने का रास्ता गायब हो चुका है और वे घबराकर सोचते हैं कि अब क्या करें। तभी कुछ लोग हंसते हुए उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इतनी जल्दी क्या है, आराम से चलो। आखिर में दोनों युवा देखते हैं कि आसपास के सारे माउंटेन्स और रास्ते गायब हो चुके हैं और पूरी जगह अंधेरे और डर से भर गई है, जिससे साफ लगता है कि यह किसी बहुत खतरनाक शक्ति का जाल है। जो सेक्ट मास्टर है बैम्बू ग्रोव में आराम से बैठकर अपने गोड से शराब पी रहा होता है और कहता है कि कल्टीवेटर्स को इस तरह ले जाना लोगों को सही लगता है, इसलिए चलकर खुद देखना चाहिए। तभी एक गोल्डन पर्पल कोट पहने एल्डर आता है और सम्मान से झुककर बताता है कि उसने वानहेंग माउंटेन के आसपास का इलाका पहले भी जांचा था, लेकिन वहां किसी भी स्पेशल रेल्म का कोई निशान नहीं मिला। एल्डर आगे बताता है कि यह सीक्रेट रेल्म अचानक प्रकट हुआ और फिर गायब हो गया, जैसे यह किसी साधारण कल्टीवेटर का काम नहीं बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का हिस्सा हो। यह सुनकर व्हाइट हेड सीनियर कहता है कि मौके पर जाकर ही सच्चाई पता चलेगी, और वह रास्ता पूछता है। एल्डर हाथ से दिशा दिखाता है और दोनों वहां से निकलकर पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। वहां खड़े होकर एल्डर बताता है कि जांग फैमिली के जो लोग सीक्रेट रेल्म में गए थे और वापस आए, उन्होंने कहा कि रास्ता इसी पहाड़ के ऊपर से खुला था। यह सुनकर व्हाइट हेड सीनियर एक कंपास निकालता है और एक डिडक्शन स्पेल एक्टिवेट करता है, जिससे हवा में एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन उभरती है जिसमें ग्रीन आर्मर पहने ड्रैगन हॉर्न्ड आदमी दिखाई देता है। एल्डर यह देखकर हैरान रह जाता है कि यह कितनी एडवांस्ड टेक्निक है।
सीनियर समझाता है कि यह ड्रैगन हॉर्न्ड आदमी असल में एक ट्रांसफॉर्म्ड ड्रैगन एम्परर है जिसके पास स्पेशल पेंटिंग ट्रेजर है जो एक बड़ी वाटरफॉल वाली पेंटिंग में बदल सकता है। एल्डर को तुरंत समझ आ जाता है कि यह सीक्रेट रेल्म उसी ड्रैगन एम्परर ने बनाया है। सीनियर आगे कहता है कि यह ड्रैगन हॉर्न्ड आदमी और युंदी एक ही ग्रुप के हैं। इसके बाद सीनियर कंपास से अलग अलग सीन्स दिखाता है और प्रोजेक्शन बदलती रहती है। एक सीन में वह ड्रैगन हॉर्न्ड आदमी ईस्टर्न सी की तरफ जाता हुआ दिखता है और समुद्र के बीच एक पहाड़ी केव में प्रवेश करता है। एल्डर पूछता है कि यह जगह कौन सी है। अगला दृश्य दिखाता है कि उस केव के अंदर कई कल्टीवेटर्स कैद हैं। एल्डर घबराकर पूछता है कि क्या यह ड्रैगन एम्परर इन लोगों की बलि दे रहा है, जिस पर सीनियर कहता है कि उसने पहले भी ऐसे काम करने वालों को खत्म किया है। सीनियर यह भी बताता है कि यह लोग किसी इविल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। एल्डर को अचानक याद आता है कि पहले जो डीफू का असैसिन कुनसुजी सीनियर पर हमला करने आया था वह भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था। सीनियर तुरंत फैसला करता है कि चलकर वहां देखा जाए। दोनों अचानक वहां से गायब हो जाते हैं और सीन शिफ्ट होकर केव के अंदर जाता है जहां ड्रैगन हॉर्न्ड मैन, जिसे हाईलोंग कहा जाता है, अपने थ्रोन पर बैठा हुआ एक बोल से कुछ पी रहा होता है और कहता है कि इसका स्वाद अच्छा है। वह कहता है कि बस 10 दिन बाकी हैं, उसके बाद वह इन कैद कल्टीवेटर्स को हैंड ओवर कर देगा क्योंकि अगर पकड़ा गया तो हेवनली कोर्ट उसका पीछा करेगी। हेलोंग अपने थ्रोन पर लेटकर थोड़ा परेशान होता है और कहता है कि उसकी आंख फड़क रही है, लेकिन खुद को समझाता है कि ग्रेट प्रीस्ट ने सीक्रेट हेवन शील्ड लगा रखा है, इसलिए कोई उसे ढूंढ नहीं सकता। फिर वह युंदी को दोष देता है कि उसकी वजह से उसे डर में जीना पड़ रहा है। उसी केव में दो युवा डिसाइपल्स कैद होकर आपस में बात कर रहे होते हैं। एक डार्क क्लोथ्स में है और दूसरा लाइट ब्लू क्लोथ्स में। डार्क क्लोथ डिसाइपल पूछता है कि क्या सेक्ट मास्टर को पता चल गया होगा कि वे पकड़े गए हैं। दूसरा कहता है कि जरूर पता चल गया होगा। वह गुस्से में कहता है कि उसने गलती की जो सोचा कि सीक्रेट रेल मुफ्त का मौका है, जबकि यह एक ट्रैप निकला और अब वह कभी मुफ्त चीजों पर भरोसा नहीं करेगा। दूसरा डिसाइपल भी हैरान होता है कि किसी ग्रेट एम्परर को इतने छोटे लोगों को फंसाने के लिए ट्रेजर फेंकने की क्या जरूरत थी। तभी अचानक केव की छत से एक तेज रोशनी अंदर आती है। यह रोशनी सीधे थ्रोन रूम के ऊपर गिरती है। लाइट ब्लू क्लोथ्स वाला डिसाइपल खुशी से चिल्लाता है कि सेक्ट मास्टर आ गए। हाईलोंग अचानक चौंक जाता है और चिल्लाता है कि उसका आउटर फॉर्मेशन टूट गया है और यह कौन हो सकता है। तभी पीछे से व्हाइट हेड सीनियर आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और शांत आवाज में कहता है कि हिलना मत। हेलोंग तुरंत मुड़कर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सीनियर उसे आसानी से रोक लेता है और पकड़ लेता है। हाईलोंग डर और हैरानी में सीनियर को पहचान लेता है और कहता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? क्या ग्रेट प्रीस्ट ने डीफू के टॉप असैसिन कुनसुजी को तुम्हें मारने के लिए नहीं भेजा था? सीनियर शांत स्वर में जवाब देता है कि वह असैसिन पहले ही मारा जा चुका है। यह सुनकर हेलोंग समझ जाता है कि अगर कुनसुजी भी इसे नहीं मार सका तो युंदी का मरना भी कोई साधारण बात नहीं थी। इसी समय पर्पल गोल्ड एल्डर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के जरिए वहां पहुंचता है और सभी कैद कल्टीवेटर से कहता है कि वे तुरंत अपने घर लौट जाएं। सभी लोग झुककर सीनियर और एल्डर का धन्यवाद करते हैं। लाइट ब्लू क्लोथ्स वाला डिसाइपल रोते हुए अपने सेक्ट मास्टर के पास दौड़ता है और वह उन्हें सांत्वना देता है कि अब सब ठीक है। इसके बाद सीनियर हाईलोंग से कहता है कि अगर वह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दे तो वह उसकी बॉडी छोड़ देगा, लेकिन हाईलोंग बताता है कि ग्रेट प्रीस्ट ने उनकी सोल पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं बता सकता। एल्डर कहता है कि वह सोल सर्च टेक्निक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन हाईलोंग कहता है कि यह बेकार है। अगले ही पल उसकी सोल रिस्ट्रिक्शन एक्टिवेट हो जाती है और वह वहीं खत्म हो जाता है। सीनियर शांत स्वर में कहता है कि अब वापस चलना चाहिए। सीन बदलता है और डीफू के मेन हॉल में 3 पैलेस लॉर्ड्स को खबर मिलती है कि हाईलोंग मारा गया है। उनमें से एक शक करता है कि यह काम उसी व्हाइट रोब्ड युवक ने किया है। तभी एक मैसेंजर भागता हुआ आता है और बताता है कि टॉप असैसिन कुनसुजी भी मारा गया और उसकी लाइफ टैबलेट टूट गई। यह सुनकर पैलेस लॉर्ड्स गुस्से और हैरानी में आ जाते हैं और सोचते हैं कि कुनसुजी जैसा पावरफुल असैसिन कैसे मारा जा सकता है। एक कहता है कि वह सिर्फ जूजो कॉन्टिनेंट के ग्रेट एम्परर को मारने गया था, लेकिन खुद ही मर गया। यह समझ से बाहर है। दूसरा अंदाजा लगाता है कि उसे कोई बहुत ही ताकतवर दुश्मन मिला होगा, तभी क्लाइंट ने इतनी बड़ी कीमत दी थी। अंत में एक सबऑर्डिनेट पूछता है कि क्या डाइफू को बाकी असैसिन्स भेजकर इस मिशन को पूरा करना चाहिए, क्योंकि डाइफू कभी अपना काम अधूरा नहीं छोड़ता। यह सुनकर पैलेस लॉर्ड गहरी सोच में डूब जाता है और माहौल एक बड़े आने वाले खतरे की ओर इशारा करता है। मिंगफू का सीजन अपने थ्रोन पर बैठा हुआ गर्व से कहता है कि मिंगफू ने आज तक कभी कोई ऑर्डर मिस नहीं किया, लेकिन कुनसुजी की नाकामी के बाद अब उन्हें ली चांगशेंग के खिलाफ सीधा हमला नहीं बल्कि चालाक और नरम तरीका अपनाना पड़ेगा।
इसके बाद वह अपनी सबसे खास फीमेल असैसिन अनमे को बुलाता है, जो हरे धुएं के साथ वहां प्रकट होती है और सम्मान के साथ झुककर अपने सिजुन को प्रणाम करती है। सिजुन उसे आदेश देता है कि वह जुटियन डोंग्यू जियोजो दालू जाकर ली चांगशेंग को खत्म करे। जैसे ही अनमेई ली चांगशेंग की तस्वीर देखती है, वह उसकी खूबसूरती की तारीफ कर देती है, लेकिन सिजुन तुरंत उसे चेतावनी देता है कि कुन चूजी जैसे ताकतवर असैसिन भी उसके हाथों मारे जा चुके हैं, इसलिए उसे हल्के में लेना बड़ी गलती होगी। अनमेई गंभीर होकर कहती है कि वह समझ गई है। सिजुन आगे बताता है कि एम्प्लॉयर ने सिर्फ 10 दिन का समय दिया है और अनमेई वादा करती है कि वह ली चांगशेंग का सिर लेकर लौटेगी और कुन चूजी का बदला भी लेगी। फिर वह गायब हो जाती है। इसके बाद सिजुन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतना ताकतवर व्यक्ति को मारने का ऑर्डर किसने दिया होगा। तभी एक एल्डर बताता है कि यह काम बड़िए कल्ट के हाई प्रीस्ट ने दिया है। सिजुन कहता है कि बड़िए एम्पेरर इन दिनों गायब है और समझ नहीं आ रहा कि उन्हें मिंगफू की मदद क्यों चाहिए। एक और मेंबर संदी गुस्से में कहता है कि बड़िए कल्ट इतना कमजोर हो गया है कि उसकी वजह से उसका शिष्य कुन चूजी मारा गया। सिजुन उसे शांत रहने को कहता है और भरोसा दिलाता है कि अन में जरूर काम पूरा करेगी। सीने बदलता है और ली चांगशेंग पहाड़ और झरने के पास एक गजीबो में आराम से बैठा हुआ दिखाई देता है। तभी अनमे वहां पहुंचती है और सोचती है कि पहले बातचीत करेगी, फिर उसे सप्रेस करेगी। जैसे ही ली चांगशेंग आंखें खोलता है, वह मजाक में सोचता है कि क्या आसमान से कोई पत्नी आ गिरी है। जैसे ही अनमे कोई टेक्निक इस्तेमाल करने लगती है, ली चांगशेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कैजुअली पूछता है कि क्या वह सच में इंसान है या वह नशे में है। अनमे घबराकर पीछे हट जाती है। ली चांगशेंग खड़ा होता है और अनमे हैरानी से कहती है कि उसने शेंगमे मेंगडाओ टेक्निक इस्तेमाल की थी, जिसमें ग्रेट एम्पेरर भी फंस सकता है। फिर भी ली चांगशेंग पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। ली चांगशेंग आराम से चाय पीते हुए कहता है कि जब आ ही गई हो तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। वह उससे पूछता है कि क्या वह मिंगफू की तरफ से आई है या युंदी की तरफ से। अनमे चौंक जाती है और पूछती है कि वह आखिर है कौन। ली चांगशेंग मुस्कुराकर कहता है कि तुम खुद मुझे ढूंढने आई हो और अब पूछ रही हो मैं कौन हूँ। फिर वह पूछता है कि तुम किस फैक्शन से हो। अनमे बताती है कि वह मिंगफू से है। ली चांगशेंग आगे पूछता है कि क्या उसे अपने एम्प्लॉयर के बारे में पता है, लेकिन अनमे साफ कहती है कि मिंगफू में सिर्फ ऑर्डर पूरा किया जाता है, एम्प्लॉयर की पहचान नहीं बताई जाती और कुन चूजी के मरने के बाद अब वह आई है। तब ली चांगशेंग उसे जाने के लिए कह देता है। अनमे हैरान रह जाती है कि वह उसे क्यों छोड़ रहा है। ली चांगशेंग हल्के अंदाज में कहता है कि वह खूबसूरत लड़कियों को नहीं मारता, लेकिन असल में वह मन ही मन एक हिडन ट्रैकिंग मार्क लगा देता है ताकि मिंगफू के हेडक्वार्टर्स का पता लगा सके, और अनमे को इसका अंदाजा भी नहीं होता। अनमे पूछती है कि क्या वह सच में उसे जाने दे रहा है और ली चांगशेंग कहता है कि हाँ, और अपने एल्डर्स को भी कह देना कि उससे दुश्मनी न लें, क्योंकि जांगहू सिर्फ लड़ाई का नहीं बल्कि रिश्तों का नाम भी है। अनमे भावुक होकर कहती है कि वह उसे मारने आई थी, लेकिन उसने उसकी जान बचा ली, इसलिए वह उसकी एहसानमंद है और उस पर एक जान का कर्ज हो गया है। ली चांगशेंग इसे थोड़ा ज्यादा मानता है, लेकिन अनमे मुस्कुराते हुए कहती है कि वह फिर कभी उससे मिलने आएगी और गुड बाय कहकर आसमान में उड़ जाती है। जैसे ही वह दूर जाती है, वह सोचती है कि कोई बेवकूफ ही उसकी बातों पर भरोसा करेगा, लेकिन तभी अचानक उसे खून की उल्टी होती है। उसे समझ आ जाता है कि ली चांगशेंग ने उस पर ट्रैकिंग मार्क छोड़ दिया था और अगर उसने सोल डिवाइन टेक्निक्स नहीं सीखी होती तो वह इसे पहचान भी नहीं पाती। वह मान जाती है कि ली चांगशेंग बहुत खतरनाक है, जिसने सिर्फ एक शब्द से उसे पूरी तरह रोक दिया था, और वह तय करती है कि सिजुन को जाकर कहेगी कि यह मिशन कैंसिल कर दिया जाए। वह मिंगफू हेडक्वार्टर्स लौट आती है, जहां सिजुन और सांदी उसे देखकर कहते हैं कि उन्हें लगा था कि वह मर गई होगी, लेकिन उसकी लाइफ प्लेट नहीं टूटी थी। एनमे बताती है कि उस पर ट्रैकिंग मार्क था जिसे हटाने में 3 दिन लग गए ताकि हेडक्वार्टर्स की लोकेशन सुरक्षित रहे। सांदी कहता है कि उसे मार्क नहीं हटाना चाहिए था ताकि ली चांगशेंग खुद उनके पास आ जाता। तभी अचानक ली चांगशेंग की आवाज पूरे हॉल में गूंजती है कि यह जगह अपने नाम की तरह बहुत अंधेरी है। अगले ही पल वह वहीं प्रकट हो जाता है और कहता है कि अब वह उन्हें ऊपर भेज देगा। यह सुनते ही सांडी और बाकी मिंगफू एल्डर्स गुस्से में आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन ली चांगशेंग बिना किसी एफर्ट के एक ही बार में सबको खत्म कर देता है। यह देखकर सिजुन खून की उल्टी करते हुए हैरान रह जाता है कि आखिर यह कैसे संभव है। डार्क पैलेस की छत अचानक टूटती है और 2 लोग बाहर निकलते हैं। उसी वक्त आसमान में व्हाइट हेड ली चांगशेंग प्रकट होता है, जिसे देखकर एक एल्डर हैरान होकर कहता है कि यह चियानफा लेवल की इमॉर्टल मैजिक है। तभी आसमान में गोल्डन लाइट का जोरदार ब्लास्ट होता है और ली चांगशेंग उंगली से इशारा करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर काफी मजे कर रहे थे। नीचे पूरा पैलेस और सेक्ट आग और धमाकों में तबाह होने लगता है।
ली चांगशेंग आराम से ड्रिंक पीते हुए कहता है कि बिना वजह उससे टकराने का यही अंजाम होता है और फिर वह पीठ घुमाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और एक हॉल में जिन जांटियन अपने विशाल एक्स के साथ बैठा हुआ गुस्से में पूछता है कि जी और वांग फैमिली के लोग क्यों नहीं आए। जीहुई जानची बताता है कि वे 20,000 साल पुराने हादसे से डरकर नहीं आए। यह सुनकर जिन जांटियान उन्हें कायर कहता है और बोलता है कि अब चांगशेंग सेक्ट का कोई हेड नहीं बचा, इसलिए यह उसे खत्म करने का सही मौका है। वह गुस्से में उठकर अपना एक्स पकड़ता है और कहता है कि अब खून का बदला लेने का वक्त आ गया है। दूसरी तरफ युवा डिदून अपने थ्रोन पर बैठकर कहता है कि गानवू मॉन्यूमेंट में इमॉर्टल टेक्निक छुपी है और यह बहुत बड़ा मौका है, इसलिए बाद में यह मत कहना कि तुम्हें बुलाया नहीं गया था। इसके बाद जिन जांटियान जोर से चिल्लाता है कि आज वह बायहुई माउंटेन को 2 हिस्सों में काट देगा और 20,000 साल पुराना बदला लेगा। तीनों आसमान में उड़ जाते हैं और तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। उड़ते हुए जिन जांटियान अपने लंबे इंतजार की बात करता है, जबकि युवा डिदुन याद करता है कि ली चांगशेंग ने उनके एंसेस्टर को एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में खत्म कर दिया था। जीहुई जानशी हाथ जोड़कर कहता है कि अब ली चांगशेंग गायब है, उसके साथ डिसाइपल्स असेंड हो चुके हैं और यांग चौंजी का समय भी खत्म होने वाला है, इसलिए यही सही मौका है। तीनों तेज रफ्तार से 3 अलग अलग रंग की रोशनी बनकर आसमान में आगे बढ़ते हैं। एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा एक एल्डर उन्हें देखकर आह भरता है और कहता है कि 20,000 साल पहले 5 लोग मारे गए थे और आज फिर 3 लोग खुद अपनी मौत की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद तीनों बादलों के ऊपर पहुंचते हैं और जिन जांटियन बायहुई माउंटेन को काटने की धमकी देता है। नीचे यांग चुअनजी अपने हाथ में जेड स्टोन्स लेकर कहता है कि ली चांगशेंग बैक माउंटेन पर मौजूद है, अब इन स्टोन्स की जरूरत नहीं रही। दूसरी तरफ चांगशेंग सेक्ट के गेट पर मिंगदी बैठा होता है और सोचता है कि ली चांगशेंग अभी तक सामने नहीं आए, शायद वह उसे टेस्ट कर रहे हैं। तभी मिंगदी अपना गोल्डन बॉल बाहर फेंकता है जो जिन जांटियन के भारी एक्स अटैक को रोक देता है और जोरदार टक्कर होती है। जिन जांटियन गुस्से में उस पर चिल्लाता है, लेकिन मिंगदी शांत रहकर कहता है कि तुम लोग वापस लौट जाओ ताकि तुम्हारी लिनेज बच सके। युवा डिदुन सामने आकर ताना मारता है कि मिंगवांग सेक्ट ने पहले ही चांगशेंग सेक्ट पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मिंगदी साफ कहता है कि वह अब चांगशेंग सेक्ट का हिस्सा है। जिन चांटियन गुस्से में कहता है कि सिर्फ थर्ड रेल्म एम्परर होकर इतनी बड़ी बातें कर रहा है और सीधा उस पर हमला कर देता है। उसी समय ली चांगशेंग दूर एक पवेलियन में बैठकर आराम से चाय पीते हुए यह सब देख रहा होता है और कहता है कि काफी समय बाद कोई लड़ाई देखने को मिल रही है, उम्मीद है यह दिलचस्प होगी। लड़ाई के दौरान मिंगदी घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलता है, लेकिन अचानक उसकी एनर्जी फिर से रिस्टोर हो जाती है, जिससे युवा डिडुन को शक होता है और वह जिन जांटियन की मदद के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही युवा डिडुन और जीहुई जानशी आगे आते हैं, एक अदृश्य शक्ति उन्हें खींचकर सीधे ली चांगशेंग के पवेलियन में ले आती है और उन्हें कुर्सियों पर बैठा देती है। दोनों पूरी तरह डर जाते हैं क्योंकि उनकी सारी ताकत सप्रेस हो जाती है। ली चांगशेंग चाय का कप पकड़कर शांत स्वर में कहता है कि यहीं बैठकर देखो, बीच में मत आओ। युवा डिदुन को समझ आ जाता है कि यह वही ली चांगशेंग है जिसने उनके एंसेस्टर को मारा था। ली चांगशेंग मजाक में कहता है कि बताओ आसमान से पहले कौन गिरेगा, अगर सही गैस किया तो छोड़ दूंगा। डरते हुए जीहुई जानशी कहता है कि मिंगदी पहले गिरेगा क्योंकि जिन जांटियन ज्यादा ताकतवर है। युवा डिदुन भी घबराकर यही चाहता है कि जिन जांटियन जीते। दोनों तनाव में बैठे रहते हैं। आसमान में जिन जांटियन पूरी ताकत से मिंगदी पर हमला करता है। मिंगदी बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह घायल हो जाता है और सोचता है कि उसका दुश्मन समय के साथ और भी ताकतवर होता जा रहा है। आखिरकार मिंगदी उस हमले को झेल नहीं पाता और काले धुएं की तरह नीचे गिर जाता है। पैविलियन में बैठे दोनों लोग खुश हो जाते हैं कि उनका अंदाजा सही निकला और ली चांगशेंग से कहते हैं कि अब उसे अपना वादा निभाना चाहिए। लेकिन ली चांगशेंग ठंडे अंदाज में कहता है कि वह दुश्मनों से किए वादे नहीं निभाता। युवा डिडुन परेशान होकर कहता है कि जिन जांटियन की बॉडी ऐसी है कि जितना वह लड़ता है उतना ही मजबूत होता जाता है, इसलिए मिंगदी का हारना तय था। ली चांगशेंग बिना कुछ बोले अपना कप नीचे रखता है और उसका ऑरा चारों तरफ फैलने लगता है। आसमान में जिन जांटियन घमंड से कहता है कि क्या मिंगदी की ताकत बस इतनी ही थी। नीचे गिरा हुआ मिंगदी ऊपर देखता है और हैरान हो जाता है जब वह देखता है कि युवा डिडुन और जीहुई जानशी ली चांगशेंग के साथ शांति से बैठे हैं और पूरी तरह दबे हुए हैं। जिन चांटियन को भी एहसास हो जाता है कि ली चांगशेंग के सामने वह कुछ नहीं है, फिर भी वह आखिरी बार अपनी पूरी ताकत लगाकर हमला करने की कोशिश करता है। वह जोर से चिल्लाते हुए एक्स लेकर नीचे आता है और सोचता है कि क्या उसका हमला ली चांगशेंग तक पहुंच पाएगा, लेकिन उसका अटैक ली चांगशेंग तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है।
उसी पल उसे समझ आता है कि चाहे आम लोगों की नज़र में वह सुप्रीम एम्परर हो, लेकिन ली चांगशेंग जैसी शक्ति के सामने वह बेहद छोटा और कमजोर है। व्हाइट हेड सीनियर, जो मेंजू लेवल का पावर हाउस है, मिंगदी को आदेश देता है कि उन तीनों लोगों के पीछे जितने भी डाओ सेक्स हैं उनका पूरी तरह सफाया कर दिया जाए। मिंगदी पूरी इज्जत के साथ शी चनबे कहकर आदेश मानता है और तुरंत वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ वांगुजी फैमिली के जीजिया लाओजू अपने सिंहासन पर बैठे हुए सोचते हैं कि अच्छा हुआ उन्होंने जिन जांटियन जैसे लोगों का साथ नहीं दिया, वरना उनकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती। वह तुरंत आदेश देते हैं कि बाहर गए सभी जी फैमिली डिसाइपल्स को वापस बुलाया जाए और पूरी फैमिली को सिक्लूजन में भेज दिया जाए। इसी तरह वांगजिया लाओजू भी खतरे को भांप लेते हैं और फैसला करते हैं कि वांग फैमिली के दरवाजे बंद करके सिक्लूजन में जाना ही सही रहेगा, क्योंकि चांगशेंग सेक्ट की तरफ से कोई बड़ी आपदा आने वाली है। सीन फिर शिफ्ट होता है ताइचू जिंगदी में, जहां फुशेंग तियानहुआंग अपनी सफलता पर हंस रहा होता है क्योंकि उसका इमॉर्टल बॉडी पूरी तरह तैयार हो चुका है। वह गर्व से घोषणा करता है कि अब पूरे जुटियन वांजे में उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। उसके सभी फॉलोअर्स झुककर उसे शांडिये दारेन कहकर बधाई देते हैं और वह उन्हें खुलकर दुनियाओं की ऊर्जा और जीवन का आनंद लेने की इजाजत देता है। एक ईगल डीमन फॉलोअर उत्साह में कहता है कि वह स्वांटियन रेल्म से शुरुआत करेगा क्योंकि वह बहुत भूखा है। तभी एक बूढ़ा फॉलोअर रिपोर्ट देता है कि 1 साल पहले युनदी और हेईलोंग को मारने वाले व्यक्ति के खिलाफ मिंगफू के असैसिन्स असफल हो गए थे और तब से मिंगफू पूरी तरह शांत है। यह सुनकर फुशेंग तियानहुआंग कहता है कि वह उस युवक को भूल ही गया था, लेकिन अब लगता है कि मिंगफू का रुकना उसी से जुड़ा हुआ है। बूढ़ा फॉलोअर अंदाजा लगाता है कि शायद वह व्यक्ति कोई ऐसा ग्रेट एम्परर है जिसने इमॉर्टल ची हासिल कर ली है और ज्यूजोउ दालू में छिपा हुआ है। फुशेंग तियानहुआंग आदेश देता है कि पहले स्वांटियन रेल्म की एनर्जी अब्सॉर्ब की जाए, उसके बाद वे ज्यूजोउ दालू जाकर उस व्यक्ति को खत्म करेंगे। सभी फॉलोअर्स इस आदेश को मानते हुए एनर्जी अब्सॉर्ब करने के लिए निकल जाते हैं। वह बूढ़ा फॉलोअर एक तबाह शहर के ऊपर पहुंचता है और कहता है कि डार्क टर्मोइल फिर से शुरू हो चुका है। वहीं एक रेड हेड मस्कुलर वॉरियर एनर्जी अब्सॉर्ब करते हुए जोर से वुकोंग का नाम पुकारता है और हंसते हुए कहता है कि इतने समय बाद इतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करके मजा आ गया। तभी एक व्हाइट हेड कल्टीवेटर लाइट ब्लू रोब में आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह चौंक जाता है क्योंकि सामने वाला 7th स्टेज ग्रेट एम्परर है। रेड हेड वॉरियर उसे ताना मारता है कि एक 4th स्टेज कल्टीवेटर उसे रोकने की हिम्मत कर रहा है। व्हाइट हेड कल्टीवेटर मन ही मन सोचता है कि शायद आज उसकी मौत तय है, लेकिन फिर भी वह लड़ने के लिए तैयार रहता है। तभी रेड हेड वॉरियर अपनी फ्लेमिंग सोर्ड से हमला करता है, लेकिन अचानक आसमान से एक विशाल हाथ आकर उस हमले को रोक देता है। वॉरियर तुरंत पहचान लेता है कि यह चियांडिये डरेन का हस्तक्षेप है। फुशेंग तियानहुआंग खुद आसमान में प्रकट होता है और अपने वॉरियर को आगे एनर्जी अब्सॉर्ब करते रहने का आदेश देता है। फिर वह आसमान में तैर रही एनर्जी को अपने सभी फॉलोअर्स में बांट देता है ताकि उनकी ताकत और बढ़ जाए। इसके बाद रेड हेड वॉरियर पूछता है कि अब अगला लक्ष्य क्या है और फुशेंग तियानहुआंग जवाब देता है कि अब वे ज्यूजोउ दालू जाएंगे और उस नाफरमान को खत्म करेंगे। सभी पावरफुल जनरल्स उड़ते हुए समुद्र तक पहुंचते हैं, जहां बूढ़ा फॉलोवर दिखाता है कि यही वह जगह है जहां हेईलोंग मारा गया था। फुशेंग तियानहुआंग महसूस करता है कि यहाँ कोई बड़ा बैटल नहीं हुआ था, यानी हेईलोंग को एक ही पल में व्हाइट रोब्ड यूथ ने खत्म कर दिया था। यह बात उसे और ज्यादा दिलचस्प लगती है और वह आगे बढ़ने का फैसला करता है। दूसरी तरफ सीन बदलता है और एक बैम्बू ग्रोव में व्हाइट हेड सीनियर आराम से बैठकर वाइन पी रहा होता है और उसके स्वाद की तारीफ कर रहा होता है। वह अपने पास खड़े व्यक्ति को चेतावनी देता है कि उसके अटैक से बचकर रहे। तभी वह पूर्व दिशा से आती एक भारी एनर्जी वेव को महसूस करता है और समझ जाता है कि कोई डार्क टर्मोइल फैला रहा है। उसका फॉलोअर बताता है कि ईस्ट सी पर यह टर्मोइल शुरू हो चुका है और दुश्मन जल्द ही उतरने वाले हैं। सीनियर हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि बहुत समय बाद ऐसा कुछ देखने को मिला है, जबकि उसका फॉलोअर डरकर पीछे हट जाता है। पास खड़ा डिसाइपल घबराकर पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। दाजंगलव शांत स्वर में समझाता है कि कुछ मूर्ख लोग डार्क टर्मोइल फैला रहे हैं, लेकिन उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह कहता है कि वे बस मेंजू द्वारा बनाए गए बैरियर के अंदर बैठकर यह तमाशा देखेंगे। अंत में वह आत्मविश्वास से कहता है कि चाहे दुश्मन जिंदा रहें या मरें, जब मेंजू खुद एक्शन लेंगे तो कोई भी बच नहीं पाएगा। और पास खड़ा डिसाइपल दूसरे को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि आगे बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। जब चीदी, जो लाल बालों वाला ताकतवर वॉरियर है, और हेइया, जो कौवे जैसी एंटिटी है, समुद्र के ऊपर तेजी से उड़ रहे होते हैं, चीडी उसे डांटता है कि उसकी जिंगची चोरी मत करो और इतना लालची मत बनो। तभी आसमान में अचानक व्हाइट रोब्स पहने चांगशेंग सेक्ट के मेंजू प्रकट होते हैं।
चीदी उन्हें देखकर समझ जाता है कि यह ज्यूजो कॉन्टिनेंट का ग्रेट एम्परर है और तुरंत फैसला करता है कि इसे पकड़कर इसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे, जबकि हे या अपने हाथ में ग्रीन ग्लोइंग कॉल्ड्रन दिखाता है। दोनों मिलकर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचते हैं मेंजू बस शांत नजर से उन्हें देखता है और उसी पल दोनों फटकर खत्म हो जाते हैं। तभी आसमान में काले बादलों का एक विशाल वॉर्टेक्स बनता है और उसमें से एक प्राचीन विशाल उंगली नीचे उतरती है। बुएसी तियानहुआंग की आवाज गूंजती है कि उसके आदमियों को मारने की हिम्मत कैसे हुई। यह देखकर जांग युआनकिंग डरकर दूर भाग जाता है। वह विशाल गोल्डन फिंगर सीधे मेंजू पर गिरती है, लेकिन मेंजू उसे बिना किसी कोशिश के रोक देता है और कहता है कि यह तो कुछ भी नहीं है। बादलों के ऊपर बुसी तियानहुआंग और उसके साथी दिखाई देते हैं। एक ग्रीन आइड एल्डर इशारा करके बताता है कि यही व्हाइट क्लोथड यूथ युंदी और हे लोंग को मार चुका है। बुसी तियानहुआंग घमंड से कहता है कि उसकी एक उंगली का वार झेलकर जिंदा रहना ही बड़ी बात है। तभी मेंजू गुस्से में गुआजाओ कहता है और उसी पल बुसी तियानहुआंग की आंखों से खून निकलने लगता है। उसका चेहरा टूटने लगता है और वह खून की उल्टी करते हुए समझ जाता है कि सिर्फ एक नजर से उसकी आधी इमॉर्टल बॉडी नष्ट हो गई है। इसके बाद मेंजू हवा में कदम रखते हुए ऊपर पहुंचता है और उसकी मौजूदगी से पूरी स्पेस लॉक हो जाती है। वह सीधे बुसी तियानहुआंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मेंजू उसे ताना मारता है कि मेरी एक नजर के बाद भी जिंदा हो, इस पर गर्व करो। फिर वह उसके शरीर को ध्यान से देखता है और कहता है कि उसके पास 3 चोंगतोंग और 3 सुप्रीम बोन्स हैं जो काफी काम के हैं। बुसी तियानहुआंग डरकर माफी मांगता है और खुद को उसका गुलाम बनाने की बात करता है, लेकिन मेंजू साफ कह देता है कि गुलामी की जरूरत नहीं, बस उसके शरीर की चीजें चाहिए। इसके बाद मेंजू अपने हाथ से उसकी आंखों और माथे से ग्लोइंग एनर्जी के रूप में चोंगतोंग निकाल लेता है, जिससे बुसी तियानहुआंग दर्द से चीख उठता है। फिर वह उसके सीने से सुप्रीम बोन्स भी निकाल लेता है और बुसी तियानहुआंग पूरी तरह टूटकर जमीन पर गिर जाता है। बाकी सभी एल्डर्स यह देखकर कांप उठते हैं और समझ नहीं पाते कि यह व्यक्ति आखिर है कौन। मेंजू उन निकाले गए चोंगतोंग और सुप्रीम बोन्स को देखकर संतुष्ट होता है और कहता है कि यह शाओजुए और बाकी डिसाइपल्स के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। वह बुसी तियानहुआंग को जिंदा छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि वह आगे काम आ सकता है। बाकी बचे हुए लोग माफी मांगते हैं, लेकिन मेंजू ठंडे स्वर में कहता है कि कोई मूर्ख ही उनकी बातों पर विश्वास करेगा, क्योंकि एनर्जी अब्सॉर्ब करते समय वे खुश थे। इसके बाद वह हाथ हिलाता है और सभी डार्क कल्टिवेटर्स तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तभी एक स्पेस पोर्टल खुलता है और जांग युआनकिंग बाहर आता है, लेकिन तब तक सब खत्म हो चुका होता है। सीन बदलकर एक शांत बैम्बू फॉरेस्ट में आता है, जहां मेंजू और जांग युआनकिंग चलकर आते हैं। शाओजुए और उसका साथी दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि सब इतनी जल्दी खत्म हो गया। जांग युआनकिंग मुस्कुराकर कहता है कि मेंजू हमेशा से ही तेज रहे हैं। वहीं एक बूढ़ा एल्डर बैठा होता है और पूछता है कि इस बार डार्क टर्मोइल किसने शुरू किया था। मेंजू जवाब देता है कि युंदी के पीछे वाली ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर वह चोंगतोंग और सुप्रीम बोन्स को तीनों डिसाइपल्स के बीच बांट देता है। जैसे ही ये उनके अंदर जाते हैं उन्हें जबरदस्त शक्ति का एहसास होता है। मेंजू समझाता है कि चोंगतोंग इल्यूजन को देख सकता है और सुप्रीम बोन्स के साथ उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद कहानी में समय तेजी से आगे बढ़ता है और बताया जाता है कि 500 साल गुजर चुके हैं। चंगशेंग सेक्ट अब पूरे ज्यूजो कॉन्टिनेंट में फैल चुका है और उसकी ताकत हर जगह दिखाई देती है। एक गोल्डन कॉफिन खुलता है और उसमें से सीनियर एंसेस्टर बाहर आता है, जो अब पूरी तरह रिजुवेनेटेड हो चुका है। वह बाहर बुसी तियानहुआंग को मेडिटेट करते हुए देखता है और हैरान होता है कि उसकी कल्टीवेशन अब बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। तभी मेंजू वहां आता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जांग युआनकिंग भी शराब लेकर आता है और सबके साथ बैठता है, जहां हल्की फुल्की बातचीत होती है। फिर शाओजुए और लिंगशुए अपने मास्टर के पास आते हैं और सम्मान के साथ झुकते हैं और मास्टर उन्हें देखकर गर्व महसूस करता है। पूरा चंगशेंग सेक्ट शांत और शक्तिशाली माहौल में दिखाया जाता है। आखिरी सीन में पवेलियन के अंदर यांग लाओजू बैठकर शाओजुए और लिंगशुए से कहता है कि उनके चोंगतोंग और सुप्रीम बोन्स सही तरीके से ट्रांसप्लांट किए गए हैं। तभी जांग युआनकिंग आता है और मजाक में उनकी तारीफ करता है कि वह जवान होकर और भी शानदार लग रहे हैं। बातचीत के दौरान अचानक आसमान का रंग बदल जाता है और एक विशाल गोल्डन वॉर्टेक्स और रेनबो दिखाई देता है। सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं और एक भारी आवाज गूंजती है कि मिलियन एपॉक इमॉर्टल पाथ खुल चुका है और इसके अंदर इमॉर्टल बनने का मौका मौजूद है। यहीं पर कहानी एक बड़े नए खतरे और मौके के साथ खत्म होती है।